हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। प्लीज ये सेशन के दौरान अपना माइक म्यूट पर ही रखें। दूसरा, प्लीज सेशन के दौरान एक जगह पर ही बैठे रहें। तीसरी, प्लीज सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल के जवाब हम नहीं दे सके वो प्लीज कॉल या मैसेज करके हमें अपने सवाल भेजें 4 से 5 बजे के बीच में। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ आभा राणा जी जुड़ेंगी। आभा जी चेन्नई की रहने वाली हैं। उन्होंने एमफिल इन सोशियोलॉजी किया है। फिलहाल वो एक होम मेकर है। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फिर हमारा सबसे पहले सेशन दिनेश सर के साथ होगा। सर एक योग कोच है, हम उन्हें योग एक्सपर्ट कहते हैं। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फिर हमारा सेशन डॉक्टर कावेरी जी के साथ होगा। मैम ने एमबीबीएस और एमएस किया है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट में। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज के हमारे फैकल्टीज के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगी, किसी किताब से जितना सीख नहीं पाए उतना ये हमें सिखा जाते हैं। जज्बा ना जाने कहाँ से आता है इनमें, पर जब भी आते हैं दिलों पर छा जाते हैं। वेलकम, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज हमें ज्वाइन करें। रूबी मैम। Good morning. मॉर्निंग मैम। I hope all is good. The world is looking beautiful. The day looks great. Absolutely. Wow. Okay. So हमारे साथ आज आभा है ना गौसिया? हाँ जी मैम। तो पहले हम लोग आभा को ले लेते हैं एंड देन फिर हम लोग 5 मिनट साथ में we will spend the time and after that we will go to the sessions. Yeah. Sure. All right. आभा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी। गुड मॉर्निंग ओसिया। गुड मॉर्निंग। हाय आभा, आप हाय। कैसे हैं? हाँ ठीक है। गुड टू आप लोग कैसे? सी यू, वेरी गुड टू सी यू एक्चुअली। कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है? अच्छा, संजीवनी ज्वाइन करने के बाद से और अच्छा हो गया। ओके, आपका थोड़ा रूटीन डिफरेंट हो गया है, कुछ चीजें अलग तरह हाँ। से करनी शुरू की हैं क्या? हाँ, स्पेशली जो फ्रूट्स वाला था कि जोनीता मैम ने जो किया वो मैं पहले नहीं करती थी, तो अब वो 12 बजे तक के फ्रूट्स वाला, उससे थोड़ा फर्क तो है क्योंकि मुझे एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब आफ्टर कीमो नहीं, उसके पहले भी मुझे प्रॉब्लम बहुत सालों से था। तो मुझे लग रहा है कि मतलब कुछ टाइम बहुत कम हुआ है, अभी थोड़ा देना पड़ेगा एटलीस्ट, जैसे कहा था 3-4 महीने लगेंगे। और बाकी जो शाम्भवी भी मैम ने बताया वो सब चीजें भी कभी कभी थोड़ा मिस हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि उसको एटलीस्ट करूँ। तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। तो आपको लग रहा है आप बहुत, हाँ जी बोलिए प्लीज। हाँ, क्योंकि मेंटली कूल या कूल क्या है, शांत, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है आपके उससे। अदरवाइज कुछ ना कुछ पेन, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट की वजह से पेन रहता है, पर जब आप मतलब संजीवनी के बाद ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें तो ठीक है हम लोग पढ़ते हैं, पता रहता है, पर बहुत से पेशेंट को देख के भी, मतलब आप लोगों से तो इंस्पायर, नो डाउट इंस्पायर होते ही हैं हम लोग, जो आपकी फैकल्टी है, जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है जो आप लोग काम कर रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन बहुत से पेशेंट को देख के भी मुझे लगा, मतलब जो 20 दिन का आपका सेशन था,
लगा कि उन लोग इस सिचुएशन में भी, मतलब होता है ना कि आपको लगता है आप बेटर कंडीशन में हैं, फिर आप क्यों दुखी हो रहे हैं, फिर आप क्यों कमजोर हो रहे हैं, जब उन लोग इतने स्ट्रगल करके, मतलब नेचुरली हम लोग एक उनसे कंपेयर करें तो प्रिविलेज उसमें है, बेटर कंडीशन में है, तो फिर हम लोगों के लिए दुख हो, मतलब परेशान होना, दुखी होना, ये तो वो चीज बहुत आपको सपोर्ट करती है कि जब वो फाइट कर सकते हैं तो हमारा तो कोई मतलब वही नहीं होता है कि हम परेशान हो, दुखी हो। ये सब चीजों से मतलब डायरेक्ट पेशेंट, क्योंकि मेरे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एक तो चेन्नई में थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, पेशेंट से उतना इंटरेक्शन नहीं होता था, मतलब जैसे हॉस्पिटल में भी जाके कि तो ज्यादा पेशेंट से मैं मिली नहीं, लेकिन संजीवनी में सबको जब सुनती थी, या मैंने सेकंड सेशन के भी कुछ आपके वो अटेंड किए थे, सेकंड वाले में भी, तो तब लगा कि नहीं। और वैसे भी मुझे लगता है कि जब आपको कैंसर हो जाता है तब लगता है हाँ बहुत लोग परेशान है, उसके पहले हम लोग क्या देख के भी मतलब अवॉइड करते हैं। yes. हमें अवेयर होना चाहिए, लेकिन सबकी शायद एक ह्यूमन टेंडेंसी कि नहीं, जब तक कि हमको वो प्रॉब्लम नहीं हुई क्यों हम उसमें गुस्से क्यों वो करें, लेकिन जब आपको हो जाती है तो नेचुरली आप फिर उसके हर एस्पेक्ट को देखते हैं, समझते हैं, फिर हर एंगल से आप देखना शुरू करते हैं, तब लगता है कि नहीं इतना ज्यादा हो गया है, फिर अपनी चीजें ऑटोमेटिक आपको कम लगती है, जब आपको कम लगती है तो उसका इफेक्ट भी कम होता है, फिर आपको अपना दर्द भी कम लगने लगता है, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म आप दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी तो रूटीन में सब चीजें करना वो है, पर लोगों को देख के, लोगों से मिल के, लोगों की बातें सुन के वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। एब्सोल्युटली और फिर किसी स्टेज में ऐसा लगने लगता है कि शायद एक बेहतर इंसान बनने के लिए कैंसर हमारी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तरह आया। yes. नहीं तो हम तो बहुत शैलो लेवल पे जीते चले जाते हैं यहाँ से। एक्चुअली वही वाली चीज होती है कि समझते हैं लेकिन उसको फील करना, उस जर्नी से निकलना, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम के लिए, मतलब कैंसर ही नहीं किसी भी प्रॉब्लम में हमें पता रहता है हाँ कि ये प्रॉब्लम है लोगों के साथ, समाज में ये प्रॉब्लम है, लोगों को ये प्रॉब्लम, पर उसको फील क्योंकि हमारे ऊपर नहीं बीती है तो वो मतलब उसका शैलो रहता है समझना। हाँ, पर जब आप उससे निकलते हैं, वैसे कैंसर का है, मुझे लगता है कि जब आप उस जर्नी को पूरा, एक जर्नी है 4-5 मंथ 6 मंथ जो आपका ट्रीटमेंट होता है, उस पूरे ट्रीटमेंट में बहुत बार आप परेशान होते हैं, डिप्रेस भी होते हैं कि इतनी तकलीफ हो रही है, नहीं कभी ठीक होगी कि नहीं, पर हाँ कुछ चीजें हैं जैसे सबका, आपने एक बार बताया था कि मैं पेंटिंग्स हर उसके पहले मतलब मैं पेंटिंग बनाती थी, तो मेरा ध्यान उसमें रहता था कि नहीं मुझे अब अगली पेंटिंग बनानी है, तो वो चीज मैं थोड़ा कम हो जाता था, मेरा जो एंजाइटी है ये, तो हर कोई वो मतलब मुझे लगता है कि इस तरीके से कुछ करे तो जो एंजाइटी है, क्योंकि आपकी एंजाइटी कम होने से तकलीफ तो होगी, जो साइड इफेक्ट उसके होते हैं वो अलग है, पर फील कम होती है। जैसे मैंने एक तरीके वो किया था कि चेन्नई एकदम नई जगह है, यहाँ ट्रांसफर होने के मुझे लगता है 4-5 महीने बाद ही मुझे डिटेक्ट हुआ था, इतना सोशल सर्कल नहीं है और लोगों को मैं जानती नहीं थी, लेकिन मैंने अपने जितने पुराने फ्रेंड्स थे, मतलब जो बचपन के कॉलेज के सब फ्रेंड, मैंने सबको फोन करके बोल दिया कि मुझे ये हुआ है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम लोग हैं ना, मैंने कहा है ऐसे नहीं, तुम लोग को बीच बीच में मेरे पास आना है, जिसको जो टाइम सूट करता है, तो मतलब ये था, घर में मैं अकेली हूँ, बेटी मेरी बैंगलोर में पढ़ती है, मिस्टर राणा ऑफिस चले जाते, नेचुरली उतनी छुट्टी मिलना मुश्किल है कि आपको, तो जो मुझे जब डायग्नोस हुआ तो एक चीज मुझे समझ में आई कि मेंटली मुझे वीक नहीं होना है, बाकी तो हो जाएगा, दवाइयाँ वो तो डॉक्टर जो करेंगे, मेंटली वीक होंगी तो फिर उससे निकलना, और शायद मैंने कहीं पढ़ा भी था कि मेंटली स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है, तो आप इससे निकल जाएंगे, फिर तो दवाइयाँ आपका काम कर ही देगी, तो वो अब मुझे था कि अकेले यदि रहूंगी तो शायद फाइट करने में मुझे मुश्किल हो, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है यहाँ पे, संयोग से फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं था जो मेरे पास आके रह सके, जो सिचुएशन अभी थी जैसा भी था, तो मैंने सब फ्रेंड्स को बोला हर कीमो के बाद आप लोग जिसको जो सूट करता है, टाइम तुम्हारा है, तो मैं कम से कम अकेली रहूंगी तो शायद मुझे लगता है ये मुझे बहुत हेल्प किया कि तो डॉक्टर भी जैसे बोलते थे कि तुम्हारा बहुत अच्छा जा रहा है, तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम कीमो से वो कर रही हो या मतलब उसकी वो है, तुमने बहुत इजीली उसको, तो मुझे लगता है ये जो सब सपोर्ट सिस्टम, मतलब आपको जिससे अच्छा लगे, जो चीज
आपके पास वो है। बहुत से काम आप बीमारी के समय नहीं कर सकते, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। जैसे जो मेरे शौक है, ट्रैकिंग है, ये सब उस समय मैं कर नहीं सकती थी। ये अलग बात है, डॉक्टर ने कहा ठीक है तुम्हें मान जाओ, पर आप नहीं जा सकते क्योंकि आप इतने वीक रहते हैं। हाँ. तो ये है कि हाँ सब मतलब क्या कहना चाहिए कि इस जर्नी में उसके बाद फिर जो मुझे संजीवनी ने से फिर मैं तो आपको बहुत दिनों से जानती थी, बाकी लोग जो और लोग देख रहे हैं उनके लिए मतलब कि उस कॉलोनी में रह के मुझे ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं पता था, थोड़ा बहुत पता था। अभी मुझे लगता है मैंने उस समय संजीवनी क्यों नहीं ज्वाइन किया, मतलब एज ए क्या कहना चाहिए वॉलंटियर, मतलब ठीक है उस समय मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन कि इतने पास होके इतना डिटेल संजीवनी के बारे में ढूंढने की कोशिश नहीं की। जब मुझे हुआ तब मैंने नेट पे देखा, ये देखा, कभी कभी इनके मुझ से सुनती थी हाँ नहीं एक एनजीओ से है, तो ये था कि पता था। पर अब मुझे लगता है उस अपॉर्चुनिटी को मैंने खो दिया। उस समय रहती तो ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम फ्यूचर में होगी, पर या खुद की खुशी के लिए, मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कहना चाहिए, जो खुद की होती है ये काम करके, जो आप लोग को मैं देखती हूँ कि जो इतनी एनर्जी है शायद इसलिए आती है क्योंकि दूसरों की हेल्प करने से जो एनर्जी मिलती है उसका कोई वो नहीं है। बिल्कुल, उसका कोई मैच नहीं है। आपने एक बहुत सुंदर बात बोली आभा के, एक तो आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया, और जब आपने अपने फ्रेंड्स को फोन किया, एक्चुअली कई बार क्या हम लोग इस तरह की इंसिडेंट जब लाइफ में आती है, कोई भी हो ऐसी कोई भी परिस्थिति, तो हम लोग बिखर जाते हैं जनरली। और लेकिन वो लोग जो 2 मिनट बैठ के पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे रिसोर्सेज क्या है, मेरे रिसोर्सेज क्या है, मेरे जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, मेरे इकोसिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, और मैं इस समय पे अपनी प्रॉब्लम को जो भी है उसको एक्सेप्ट करूं, उसके बारे में बात करूं, और हेल्प मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई बुरी बात नहीं है। इन माय ओपिनियन अपने इंटरनल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम के रिसोर्सेज को समझ के जो लोग हेल्प मांग लेते हैं, आई थिंक वो ही आगे बढ़ते हैं। कोई भी इंसान इस तरह से दुनिया बनी ही नहीं है कि वो अकेले अपना सब कुछ कर सके, ठीक है? तो चाहे वो हेल्प डॉक्टर से ले रहे हैं, फ्रेंड्स से ले रहे हैं, फैमिली से ले रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे मिल रही है, जहां से भी मिल सके ट्राई करना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। और ये सोच के करिए कि कल उस आदमी की लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्या हेल्प के लिए नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। तो फिर अपने अंदर ये गरूर क्यों रखना कि नहीं मैं तो किसी को बोलूंगा नहीं, मैं तो किसी को बताऊंगा नहीं, मैं तो किसी का मन हो तो आए, मैं क्यों बोलूं आने के लिए। हम इन सब चीजों में बहुत सारे फंस जाते हैं ना, मैं क्यों बोलूं आने के लिए, उसको मालूम नहीं है कि मेरा क्या कितना दर्द है। नहीं, उसको नहीं मालूम है, उसको नहीं मालूम है कितना दर्द है आपका, क्योंकि उसने उस दर्द को झेला नहीं है, उसकी गलती नहीं है। हमने जब नहीं झेला था हमें भी नहीं पता, isn't it? हमें भी नहीं पता है। तो ऐसे ही दूसरे आदमी को भी समझना चाहिए। और अगर हमको किसी से कुछ चाहिए, अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो हमें स्पेस बनानी पड़ती है, हमें उस आदमी को वो स्पेस देनी पड़ती है कि वो आए और हमारी लाइफ में इस समय पे जब मुझे सपोर्ट की जरूरत है मुझे सपोर्ट दे सके। So this is a very very beautiful thing you said आभा, और इसके बारे में मैं बहुत बात करती हूँ कि अपने इंटरनल रिसोर्सेज को समझना, अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, और फिर वो स्पेस क्रिएट करना कि मेरे जो भी रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट कर सके। हाँ, क्योंकि मैं जैसे सबको ही कहना चाहती हूँ, जो और भी ऑडियंस यहाँ देख रहे हैं, सबके अपने अपने वो हैं, रिसोर्सेस बोलिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलिए, जो भी रहता है जिससे आपको अच्छा लगे।
तो उस क्योंकि हो गया, अब तो हो गया, आपको बीमारी हो गई या जो भी चीज हो गई, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। समहाउ मेरे दिमाग में ये चीज भी, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी, पर ये नहीं है कि दुखी नहीं हुई। और नेचुरली जब सुनते हैं तो हम एकदम वर्स्ट सोचते हैं, हमको लगता है अब तो बचना है। मतलब ये कैंसर एक ऐसा शब्द है कि जब होता है तो लगता है अब तो बस बचेंगे ही नहीं, वाली तो फैमिली, बच्चे का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो ये सब जो वो सब हुआ, लेकिन मुझे ये कभी नहीं हुआ कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये बहुत बार लोगों को मैंने और पेशेंट से जैसे मिली और कि हमारे साथ ही ऐसा, समहाउ मुझे नहीं पता ये चीज कभी नहीं लगी। और एक दिन जब मैं थोड़ी, मतलब शायद नहीं पता इसको शेयर करना चाहिए या नहीं, तो मुझे लगा कि जब कभी मेरे साथ लाइफ में अच्छा हुआ तब तो मैंने कभी सवाल नहीं पूछा कि मेरे साथ ही क्यों। उसे मैं अपना राइट समझ, मतलब हमेशा हम सोचते हैं कि, तो जब कष्ट है, ऐसा नहीं, इसके पहले भी बहुत से लाइफ में कष्ट आते हैं, ये ऐसा होता है कि थोड़ा डराता ज्यादा है, बाकी चीज तो हम वो कर लेते हैं। ये भी अब लगता है जब आप उससे निकल जाते हैं तो लगता है ना ये भी बाकी जैसे ही था, ऐसा इतना नहीं था कि जिस पर हम डर बहुत जाते हैं, जो भी इसका एक इफेक्ट है सोसाइटी पे। तो ये जो आपने कहा, क्योंकि बात, मतलब रियली मैं शायद इवन सराहना भी बोल रहे थे कि तुम्हारे इतने दोस्त है, मतलब बहुत से लोगों के, वो लोग ने आके इतनी हेल्प की तुम्हें। मैंने कहा उसके लिए सबसे पहला ये था कि मैंने, जो आपने कहा कि मैंने उनसे, मतलब जो खुद होके बोला, तो वो जो ईगो रहता है लोगों का, वो चीज बीच से हट गई। और उससे मुझे एक फायदा ये होता था कि जैसे मैं हर कीमो के बाद फिक्स कर लेती थी, अच्छा ये आने वाला है, तो मेरा जो, उन लोग नेचुरली हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास पूरे दिन रहे, एक वीक 4 दिन, जितने दिन के लिए भी आते थे। पर फिर हर फ्रेंड अलग होता है, सबका अपना अलग नेचर है, तो मेरा फिर बाकी टाइम उसमें जाता था, अच्छा वो आएगा उसके लिए मुझे ये करना है, ये तैयारी करना है, उसको ऐसे कंफर्टेबल रखना है, क्योंकि वो नेचुरली मेरी देखरेख के लिए आ रहा है, पर मेरी भी ड्यूटी है उसको कंफर्टेबल रखना। तो मेरा उसमें टाइम जो है ना, मतलब एक जाता था, उसका दूसरे के आने की जो मुझे तैयारी रहती थी। तो जो जैसे आपने कहा ना, मुझे दिमाग में रहता था मुझे अगली पेंटिंग क्या बनानी है, अगला वो क्या करना है, तो आप उस चीज को मतलब इजीली थोड़ा कर लेते हैं। तकलीफ होती है, दर्द होता है, वो तो डिफरेंट चीज है। तो ये है कि हाँ, हर कोई, ये जो आपने कहा, मतलब मुझे लगता है कि आप चाहे किसी को भी बोलने में हमेशा हम लोग ये चीज करते हैं कि नहीं, उसने उठा के नहीं दिया, मतलब हर रिलेशन में भी यही होता है, उसने पानी नहीं दिया तो मैं क्यों लूं? ठीक है, नहीं दिया, मांग लो कि मुझे दर्द हो रहा है, बोल दो लोगों को। ये चीज दर्द हो रहा है बोलने से वीक नहीं हो जाएंगे आप, पर ये मेंटेलिटी एक रहती है हर किसी को कि मुझे दर्द कैसे हो सकता है, मैं तकलीफ में लोगों को कैसे दिखाऊं कि मैं तकलीफ में हूँ। पर इंसान है, सबको तकलीफ है, इमोशनल, जैसे श्यामा भी मैम भी बोल रही थी और कई बार सच है कि आपको मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम सबको होती है, तो उसको मान लीजिए कि हाँ होती है उससे। और यदि उसने सोच भी लिया कि तुम वीक हो तो ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सोच लेने ले। मेरा टाइम अच्छे से जा रहा है, मैं शांत हूँ, यदि उससे हेल्प लेने से यदि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा, मतलब मुझे फायदा हो रहा, ठीक है। यदि वो सोचेगा कि तुम बहुत वीक थी, बोलने दो कि तुम बहुत वीक थी, कोई बोलेगा। क्योंकि लोग इस सब में ना बहुत अंदर ही अंदर अपनी चीजों को, मैंने कुछ पेशेंट को देखा, तब पहले सुना है, बहुत अपनी बीमारी को बढ़ा देते हैं, स्पेशली लेडीज जो है। मैं और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि बहुत बार पता भी चल जाता है, समझ भी आने लगता है, फिर आप लोग तो ये चीज बोलते ही रहते होंगे हमेशा, पर बहुत बार ये होता है कि नहीं उसको सामने आने देती, नहीं हम, और जब तक के डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक के बहुत देर हो जाती है, देर हो जाती है। तो ये सब चीजों में जो ये रहता है ना कि नहीं लोग क्या बोलेंगे, लोग तो देखिए बोलेंगे, जिसको जो बोलना है वो आप कुछ किसी को रोक नहीं सकते। शामी भी मैम का जैसे हमेशा सेशन में होता था, हम अपने ऊपर क्या कर सकते हैं, बस उसी को देखना, दूसरे पे कंट्रोल नहीं है, अपने पे है। अपने पे भी जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है, पर कोशिश कर सकते हैं कि अपने को, तो हम अपने को खुश रखें, यदि बस उतना कर लें इस जर्नी में। मुझे लगता है बाकी तो डॉक्टर के हाथ में रहता है, और जो, लेकिन ये अपने हाथ में रहता है, मुझे लगता है ये जर्नी इजी हो जाती है। वेरी ट्रू। और अब हाँ, एक चीज और मैं आपसे पूछने की सोच रही थी, आपने ये कोर्स को किया और जो हमारा सेशन था 20 दिन का बैच उसको किया, और फिर आपने डिसाइड किया कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें संजीवनी को इन टू सम एक्सटेंट।
तो आपने क्या सोच के संजीवनी को सपोर्ट किया? हालांकि हम लोग ये बोलते रहते हैं कि जो हम बैचेस चलाते हैं तो हमें एक बैच से जो सपोर्ट मिलता है उसी के बेसिस पे हम दूसरा बैच शुरू कर पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं ऑफ कोर्स जो बिल्कुल नहीं दे सकते और हम लोग उन्हीं के लिए यहाँ पे हैं, लेकिन जो ऐसे कुछ लोग ज्वाइन करते हैं जो इस पोजीशन में हैं कि कुछ भी दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं वो देते रहे, तो हम ये बात बोलते रहते हैं। तो आपने जो किया वो क्या सोच के किया और आपको कैसा लगा मतलब करके? एक तो मतलब ये वाली जो चीज है, मैं भी मतलब बोल कि जब से मैं स्टूडेंट थी, जी मतलब जब मुझे स्कॉलरशिप के भी पैसे मिलते थे जी तो मैंने कभी अपने लिए नहीं रखा। जी जैसे वो रहता तो वो शायद बचपन से एक तो वो थी, फैमिली में ही वो एक ट्रेनिंग थी कि हेल्प करना है जितना तो वो वाली चीजें मतलब हमेशा जब भी मौका मिलता है मुझे। और एक मतलब मैंने कभी रामकृष्ण परमहंस की एक लाइन पढ़ी थी कि आपको हेल्प करने का भी मतलब जैसे होता है ना, हेल्प करके आप प्राउड कभी फील मत करिए, क्योंकि हर किसी को नसीब नहीं होता हेल्प करना, दूसरों की हेल्प करना, तो ये चांस भी नहीं मिलता। मतलब लाइफ में मैंने भी देखा बहुत बार कोशिश करके भी आपको मौका नहीं मिलता है कि आप किसी के लिए कुछ कर पाए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, और तो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर कम से कम ये एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो असंभव मिस्टर राणा भी वैसे ही हैं, तो मैंने उनको बोला So तो ये both था of कि you हाँ are ये amazing मौका। people. Both of you are amazing people, actually. थैंक यू। तो ये है कि हाँ मतलब जितना, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हेल्प करने से, ये तो हेल्प कोई हेल्प नहीं है एक्चुअली जो फाइनेंशियली वाली होती है, कि भगवान ने हम लोगों को इस लायक भी रखा है कि हम लोग कर सकते हैं, ये भी एक है। क्योंकि जो होता है ना, एक आपके उसमें जो आई थी वो मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था मेरे पास 100 है और यदि मैं 125 दे सकती हूँ वो हेल्प एक्चुअली हेल्प होती है। मेरे पास 100 है, यदि मैं 50 दे रही हूँ तो वो हेल्प नहीं, क्योंकि मैं तो अपना सब व्यवस्था करके फिर दे रही हूँ। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना ज्यादा मतलब मनी वाइज ही नहीं, मैं बोल रही हूँ पूरी लाइफ कंट्रीब्यूट कर देते हैं दूसरों के लिए। तो इसलिए ये बहुत छोटी चीज है ऑफिस पे। एंड आई एम श्योर आपको ये भी लगा होगा कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे इतने लोगों को हेल्प हो रही है, तो ये आगे चलता रहे। ये तो है, ये तो है कि चलता रहे, और हम लोग कर सकते हैं यदि, तो क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग इसमें ऐसे जुड़े हैं जिनको बहुत तकलीफ है, मतलब फिजिकली फाइनेंशियली बहुत, तो बहुत कुछ नहीं सही, लेकिन यदि इस प्रोग्राम से ही उन लोगों को ये हो तो ऑफकोर्स आपका प्रोमेट। अभी बल्कि जो मेरे पहचान के और 1-2 लोग बॉम्बे में हैं जिनको कैंसर अभी डिटेक्ट हुआ है, तो अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने कहा कि तुम अभी बीच में ठीक है, कई बार डॉक्टर लोग वो कर देते हैं ना, नहीं हमारी उस चीज को फॉलो करो, तो मैंने बहुत फोर्स नहीं किया। तो मैंने कहा बाद में आप एक बार उसको जरूर ज्वाइन करो, या तो जो आपका लाल बाग का वो है वो जा करके, क्योंकि सब मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब आप पेशेंट को देखते से होता है ना, तो आपको बहुत ताकत मिलती है उससे लड़ने। इसीलिए आई थिंक सपोर्ट ग्रुप्स बनाने की एक वो रहती है। दैट इज ट्रू। तो ये आप लोग का ये तो मतलब आगे भी मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद भी यदि कंटिन्यू हो तो अच्छा है, ताकि बहुत से लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते आपके इंस्टीट्यूट तक के, जहाँ आपके जो भी बिल्कुल अभी तो इतनी छोटी छोटी जगह से लॉग इन करते हैं लोग आभा, कि मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि लॉकडाउन के बाद मैं इसको डिसकंटिन्यू कर सकूं। तो चलता रहे। आई ऑल्सो आस्क फॉर हिज ब्लेसिंग्स कि ये लॉकडाउन के बाद भी चलता रहे, एंड आई एम श्योर आप जैसे लोगों के सपोर्ट के साथ चलता रहेगा। सो वी विल कीप मेकिंग। अच्छे काम के लिए सपोर्ट मिल ही जाता है। देखिए अच्छा काम कभी रुकता नहीं है, कोई ना कोई, मतलब हम लोग तो क्या सपोर्ट कर रहे हैं कहीं, मतलब इतने दिनों से आप 8 साल से कर रही हैं, तो आपने भी देखा होगा जब आप अच्छा काम करने जाइए तो शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाद में आपको
फिर निकल जाता है. Yes, yes. Thank you so much, Abha. Thank you so much for और taking सब out this जितनी time. आपकी फैकल्टी है उनको भी मेरा नमस्ते. जोनिता मैम, जोशी मैम, शांभवी मैम, और दिनेश सर. दिनेश सर शायद हैं अभी हमारे दिनेश, साथ जब मैं योगा करती हूँ दिनेश सर का वो स्माइलिंग वाला फेस वो करके रहता है सामने. वो हमेशा सामने रहता है कि नहीं स्माइल करना है, नहीं तो फायदा नहीं होगा. Good, good, good. Thank you so much. Thank you so much, Abha. आभा ने आज हम लोगों को इतनी अच्छी, इतनी सुंदर बातें बताई, और कैसे उनकी सोचने के तरीके में डिफरेंस हुआ क्योंकि इस तरह की परिस्थिति सामने आई, और फिर उनको खुद से ऐसा लगा कि पहले जिस नजरिए से वो देख रही थी बहुत सारी चीजों को, उन्होंने उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज देखना शुरू किया खुद से, as a result of this incident that came in her life. तो अभी मैं कुछ दिन पहले एक्चुअली जब वॉक के लिए गई थी, ये मैं चीज सोच रही थी कि आप लोगों को जरूर बताऊंगी. तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, और क्योंकि मॉनसून शुरू होने वाली थी, तो जो क्रोज होते हैं, जो कौवे होते हैं, वो इस समय पे छोटी छोटी पतली पतली डंडी ढूंढते रहते हैं पार्क में, और उनको इकट्ठा करते रहते हैं ताकि वो उनसे अपना घोंसला बना सके बारिश आने से पहले. तो ये उनकी एक्टिविटी मैं रोज देखते रहती थी. और एक वो लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर एक ही कौवे को 3-4 स्टिक्स मिल गई, तो वो कोशिश करता है कि 3-4 स्टिक्स सारी पकड़ ले अपनी चोंच के अंदर, और फिर थोड़ी थोड़ी दूर ऐसे चलता है, उनको नीचे रख देता है, फिर उठाता है, फिर ऐसे चल के फिर वो उड़ता है. इसी तरह से वो करते हैं. तो मैंने एक कौवे को देखा कि कुछ पंख पड़े हुए थे, किसी चिड़िया के या कबूतर के बहुत सॉफ्ट पंख पड़े हुए थे, और उस कबूतर ने वो पंख इकट्ठे कर लिए अपने मुंह में. और मैं सोच रही थी कि ये पंखों का क्या करेगा. तो फिर वो थोड़ा सा ऐसे करके चला, और उसने पंख को नीचे रख दिया, जैसे सब कौवे अपनी स्टिक्स को रखते हैं, उसने पंखों को नीचे रख दिया, और पंख जो थे हवा के साथ उड़ने लगे इधर उधर. और जब पंख हवा के साथ उड़ने लगे तो उसने एक बार इधर देखा, एक बार इधर देखा, पंखों को उड़ते हुए, लेकिन वो उनके पीछे भागा नहीं. उनको फिर से उठाने के लिए वो उनके पीछे भागा नहीं. तो मुझे लगा ये जो इतना छोटा सा जीव है, इतनी छोटा सा जंतु है जिसको कौवा हम लोग बोलते हैं, उसको कितनी जल्दी ये समझ में आ गया कि मेरी जजमेंट एरर हो गई थी. मैंने जो चीज ये सोच के उठाई थी कि मेरे लिए अच्छी है, मेरे घोंसले को बनाने में हेल्प करेगी, उसको कितनी जल्दी ये समझ आ गया कि ये मेरे काम की नहीं है, और उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया उनके पीछे उड़ने में या उनको वापस इकट्ठा करने में. तो अगर हम लोग अपनी लाइफ में इससे छोटी सी सीख ले सकते हैं कि हम अपने ऊपर बहुत सारी चीजें लाद के रखते हैं जो हम सोचते रहते हैं कि हमारे लिए अच्छी हैं, लेकिन धीमे धीमे ये समझना कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी नहीं है, हमारे काम की नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, हमारे अस्तित्व के लिए अच्छी नहीं है, हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको उड़ जाने दीजिए. तो हल्कापन भी महसूस होगा और हम लोग लाइफ में आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे. तो आज हमारे साथ दिनेश सर हैं, आई थिंक. यस मैम. हाय दिनेश, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम. वेरी नाइस, सो वेरी वेलकम. प्लीज, आपके सारे के सारे फैंस वेट कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट करिए अपना सेशन. यस, ओके. आभा मैम ने काफी अच्छी मीन्स जरूरी चीजें बताई कि कैसे उनका ये पूरा जर्नी चला अभी तक का. और
दूसरी चीज अभी लास्ट सेशन में मैंने बताया था, तो मैं रिपीट कर देना चाहूंगा। सीधा हम सेशन शुरू करेंगे, आराम से बैठ जाए चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ। तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि शरीर को जिंदा रखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहला आहार में भोजन आ गया, पानी आ गया। दूसरा चीज है भाई नींद भी जरूरी है 6 से 8 घंटे की। तीसरा चीज बताया था सांसें, हमारी सांस के बिना भी चलेगा नहीं। रोज की हम 10,000 लीटर सांसें लेते हैं, तो सबसे ज्यादा हम सांसें लेते हैं। एक टाइम भोजन के बिना चल जाएगा, पानी के बिना चल जाएगा, नींद के बिना भी चल जाएगा। ये बात हमें जहन में पूरा रोम रोम में बस जाना चाहिए कि भाई सांसों के बिना नहीं चलेगा शरीर को। ठीक है, आप 2-3 दिन खाना बिना खाए रह सकते, पानी पिया बिना 4-5 घंटा एक दिन रह सकते, पर आप सांसों के बिना नहीं रह सकते। वैसे ही ऊर्जा का चौथा स्रोत है शांत और प्रसन्न मन। अगर देखो आपका मन केंद्रित भी है ना, आपकी ऊर्जा बनी रही। और हम ऊर्जा खर्च कर देते हैं, तो हमें ज्यादातर शरीर में प्राणिक एनर्जी कैसे बढ़े, ताकि शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़े और कैंसर के सेल मरने लगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम देखो हमारा शरीर है ना, वो पंचकोश से बना हुआ है। अभी शरीर में कोई भी तकलीफ हो जाती, कोई आदि व्याधि उपाधि आ जाती है, तो उसका मुख्य रीजन क्या है? तो अभी शरीर का जो फिजिकल बॉडी है, उसके ऊपर है अन्नमय कोश। फिजिकल बॉडी को अन्नमय कोश बोलते हैं। उसके ऊपर आता है प्राणमय कोश, जिससे शरीर में पूरा प्राण भरा हुआ है, प्राण कण कण में भरा हुआ है, प्राणिक एनर्जी। सांस को प्राण बोला गया है, जो है भीतर, वो सांस से भी सूक्ष्म है। तो पहला है अन्नमय कोश, फिर उसके ऊपर आता है दूसरा प्राणमय कोश, फिर उसके ऊपर आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश हमारे मन के विचारों के साथ कनेक्टेड है, वो शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी है। फिर उसके ऊपर आता है विज्ञानमय कोश, जो हमारी बुद्धि और भावना के साथ जुड़ा है, और रोग वहीं से आता है, विज्ञानमय कोश से ही रोग आता है। उसके ऊपर फिर आता है आनंदमय, कारण शरीरों का शरीर। तो ये पंचकोश ध्यान करेंगे आज हम। थोड़ा सा योग आसन और प्राणायाम के बाद हम आज पंचकोशा ध्यान करेंगे। शरीर के पंचकोश जो है, उसके प्रति सजगता से ध्यान ले जाएंगे। तो वो हम आज सेशन में करेंगे। तो पंचकोश ध्यान से पहले हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसके लिए क्या करना है वो हम अभी देख लेते हैं। देखो, अभी शरीर को इमीडिएटली हमें इफेक्ट देना है, तो कुछ ऐसे प्राणायाम बताए गए हैं योग शास्त्र में, जिससे तुरंत ही शरीर में फर्क पड़ता है। तुरंत ही आपको एनर्जी शरीर में फील होगा, तुरंत ही आपके शरीर में प्राणिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम सीखे, उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। आराम से अपने जगह पर आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, माथा सीधा रखे। अभी हाथों को थोड़ा सा ऐसे ऐसे झटकाए, ये पूरे हाथ है उसको झटकाए आराम से, जितना हो सके उतना। नहीं होता है, किसी को सर्जरी है, हाथ ऊंचा नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ हाथ को ऐसे ऐसे कर सकते। अभी सांस को बाहर फेंके साउंड के साथ, और थोड़ा जोर से। जो भी तनाव है, चिंता है, उसको जोर से, जोर से। रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से सांस भरे, गर्दन को पीछे ले, सांस छोड़ते 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 नीचे। मुंह बंद रखना है, धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे धीरे हल्के से। जिनको शरीर में तकलीफ है, पीड़ा है, तो बहुत ही कम झुकाव दे गर्दन को। जो लोग अच्छे से कर सकते हैं वो लोग सांस भरे, गर्दन को पीछे ले, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरे, छोड़े, रिलैक्स। फिर धीरे से गर्दन को लेफ्ट राइट, रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, माथा सीधा रखे, सिर्फ आराम से मूवमेंट दे। देखो, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का लेवल बना रहे,
उसके लिए हमारे गर्दन और कंधे को रोज एक्सरसाइज देना है ताकि मस्तिष्क में ब्लड और ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। रिलैक्स। फिर धीरे से गर्दन को कंधे की ओर, लेफ्ट राइट, अच्छे से देखे इधर, पूरा ध्यान शरीर पे रखते हुए रिलैक्स। फिर क्या करेंगे, सिर्फ शोल्डर को मूवमेंट देना है, गोल गोल ऐसे घुमाए, कंधों को गोल गोल घुमाए, आराम आराम से शरीर सीधा रखते हुए कंधों को गोल गोल घुमाए, पूरा अच्छे से सांस भरे, छोड़ते 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 डाउन नीचे आए, सांस भरे पीछे ले जाए, कंधों को छोड़ते छोड़ते पूरा पीछे सर्वाइकल और थोरैसिक वर्टिब्रा को, रीढ़ की हड्डी को खींचाव दे गर्दन के पीछे, पूरा गोल घुमाए, रिलैक्स। अभी विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में, उल्टा, सांस भरो ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, मुंह बंद रखना है, माउथ क्लोज, धीरे 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 गर्दन को पूरा अच्छे से मसाज दे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से अभी क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रखे और शरीर सीधा, दोनों हाथों को ऐसे हल्का सा मुट्ठी लगा दे और बाजुओं के पास, और दोनों हाथ सीधे एक लाइन में। अभी क्या करेंगे, 1 2 1 2, और स्माइल के साथ जैसे नृत्य कर रहे हैं वैसे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, आराम आराम से, जितना हो सके उतना। अगर स्पीड नहीं हो रहा है, अगर आप धीरे धीरे कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, बस हाथ सीधा करे, एक हाथ सीधा करे, एक हाथ मोड़े, आराम आराम से। आपको बोलना नहीं है, आपको मुंह बंद, आंखें भी हो सके तो बंद कर सकते, चालू रखे, थोड़ी देर चालू रखे, हल्का सा दर्द होने दे, जिनको बहुत पेनफुल है वो रहने दे, वो सिर्फ आराम से हाथों को मूवमेंट दे नीचे रखते हुए, रिलैक्स। अभी क्या करेंगे, दोनों हाथ को ऐसे रखें, दोनों हाथ से आशीर्वाद दो मुझे। अभी धीरे से लेफ्ट, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे राइट, झटका नहीं लगाना है, बिल्कुल भी झटका नहीं लगाना है। शरीर पूरा राइट और लेफ्ट नहीं झुकता है तो कोई बात नहीं, दाएं बाएं, सिर्फ हल्का सा हिलाए, आराम आराम से। ये फ्रेम तैयार की है हमारी तस्वीरें अंदर, जैसे हमारा फेस बिल्कुल बीच में रहना चाहिए। रिलैक्स, विश्राम। अभी बाहुबली की तरह ऐसे करें, अभी 1 2 1 2, धीरे धीरे, 1 2 1 2। देखो एक हाथ सीधा, एक हाथ मोड़ा, राइट मोड़ा, लेफ्ट सीधा किया, लेफ्ट मोड़ा, राइट सीधा किया, पूरा राइट और लेफ्ट ब्रेन, शरीर की शारीरिक प्राणिक एनर्जी, मेंटल एनर्जी को बैलेंस करने का प्रयत्न करना है अच्छे से। 1 2 1 2 1 2, धीरे धीरे, 1 2 1 2, रिलैक्स, विश्राम। धीरे से हाथ थोड़ा थोड़ा कंधों को दबाए, हाथों को यूं यूं करे, जोर से मुट्ठी लगाए, टाइट टाइट, पूरी ताकत से टाइट, धीरे से ओपन करे, पूरा खींचे, स्ट्रेच योर फिंगर्स, वापिस मुट्ठी लगाए, जोर से टाइट, पूरा हाथ सीधे बिल्कुल। अभी हाथ नीचे करे, ऊपर करे, नीचे ऊपर, अभी साइड में, हाथ सीधे मोड़े, 1 2 1, बिल्कुल सीधे खींचे, हाथों को खींचे, 1 2, पूरा कुनियों में से सीधा करे, थोड़ी तीव्रता, जो लोग कर सकते हैं वो, बाकी लोग धीरे धीरे। हाथ सीधे भी नहीं होते, कोई तकलीफ है तो नहीं करना, शरीर को पीड़ा हो ऐसा नहीं करना। रिलैक्स, विश्राम, वापिस कंधों को ऊपर नीचे से मसाज। देखो गर्दन और कंधों को रोज व्यायाम देना है। हमारे शरीर के भीतर से, हमारी रीढ़ की हड्डी का लास्ट वाला जो पॉइंट है जहां से सभी नाड़ियां निकलती है, वो गर्दन के रास्ते से, गले के रास्ते से मस्तिष्क में जाती है। तो गर्दन और कंधे को रोज व्यायाम देना है।
अभी दोनों हाथ नाभि के पास रख के ऐसे, दोनों हाथ नाभि के पास, दोनों हाथ नाभि के पास, 1, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, 2, 3, 4, 5, 6, बैक स्ट्रेट, छाती बाहर, शरीर सीधा, चेहरे पे मुस्कान, रिलैक्स। अभी दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, शरीर सीधा रखना है, माथा सीधा रखना है, 1, 2, धीरे धीरे, 3, हाथ ऊपर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को सांस भरे ऊपर खींचे। जो लोग हाथ ऊपर नहीं खींच सकते वो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सांस भरे खाली करें, हाथों को नीचे रखें। अभी धीरे धीरे छाती को फुलाना है, सांस भरे छाती को फुलाए, धीरे धीरे खाली करें। सांस भरनी है, छाती को फुलाना है, आंखें बंद कर ले हो सके तो। धीरे धीरे सांस भरे छाती को फुलाए, धीरे धीरे खाली करें। और एक बार, और आखिरी बार, लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। धीरे से हल्का सा राइट लेग हाथ सीधे रखते हुए रिलैक्स। अभी रिलैक्स, विश्राम। अभी धीरे से सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, धीरे धीरे, 7, slowly, 8, 9, 10, 9, 8, धीरे धीरे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। धीरे से अभी हम क्या करेंगे, हो सके तो पेट के बल लेट जाए, ऐसे लेटना। अगर जिनको कोई सर्जरी है, पेट का कोई ऑपरेशन है, वो लोग स्किप करें, वो लोग सिर्फ इतना करें, ऐसे लेट जाए। बाकी सभी लोग पेट के बल लेट जाए, माथा सामने रखे आकाश की ओर। जिनको पेट के बल लेटने में प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, बाकी सभी लोग पेट के बल लेट जाए। अभी माथा सीधा रखना। अभी धीरे से दोनों पैर को पीछे, 1, 2, धीरे धीरे, 3, 4, धीरे धीरे, 5, बिल्कुल धीरे धीरे करना है, 6, 7, 8, 9, 10। अभी माथा आकाश की ओर ही रखना है और गोल घुमाए, 1, 2, 3, 4, 5। अभी उल्टा उल्टा, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अभी आराम से साइड में लेट जाए, ऐसे साइड में लेट जाए, बिल्कुल शरीर सीधा रखना, ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, ये पूरा शरीर सीधा रखना। ये कुनिया भी आगे नहीं रखनी है, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, कुनिया भी पीछे। अभी हाथ आगे रखें। अभी धीरे से सांस भरे, छोड़, सांस भरे, छोड़, धीरे धीरे सांस भरनी है, नाक से पैर को ऊपर करना है, सांस छोड़नी है, नीचे लाना, सांस भरे, छोड़, सांस भरे, छोड़, रिलैक्स। अभी पैर को आगे पीछे करें, 1, 2, 1, 2, बिल्कुल धीरे धीरे पैर को आगे पीछे, 1, 2, 1, 2,
1 2 1 2 रिलैक्स। अभी दूसरी ओर यही चीज दूसरी ओर, तो दूसरी तरफ वहीं पे दूसरी ओर सांस भरे छोड़ो 1 2 सांस भरे छोड़ो, सांस भरे छोड़ो, सांस भरे छोड़ो, रिलैक्स। फिर धीरे से आगे पीछे 1 2 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स। फिर धीरे से सीधे लेट जाए, बिल्कुल सीधे लेट जाए, दोनों हाथ बाजू में। अभी धीरे से राइट लेग को सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे, सांस भरे छोड़े, रिलैक्स। फिर दूसरी ओर लेफ्ट साइड सांस भरे छोड़ो, कंटिन्यू, सांस भरे छोड़ो, सांस भरे छोड़ो, सांस भरे छोड़े, रिलैक्स। दोनों पैर घुटने में से मोड़ दें, दोनों हाथ बाजू में। अभी धीरे से सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े, रिलैक्स। फिर दोनों हाथ बाजू में, दोनों हाथ बाजू में। अभी राइट लेफ्ट, माथा राइट साइड तो पैर को लेफ्ट साइड लेना है, माथा लेफ्ट साइड तो पैर को राइट साइड। धीरे धीरे, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है, जिनको बैक पेन रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे, माथा राइट साइड तो पैर लेफ्ट साइड, पैर राइट साइड तो माथा लेफ्ट साइड, रिलैक्स। फिर धीरे से दोनों हाथ बाजू में नीचे रख दें। अभी सांस भरे, कमर को ऊपर करें, सांस छोड़े नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे, सांस भरे छोड़ो, सांस भरे छोड़े, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, सांस भरे छोड़े, नाक से सांस भरे, सांस भरे छोड़े, रिलैक्स। फिर धीरे से पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। धीरे से दोनों पैर सीधे करके विश्राम, शरीर छोड़ दें। शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे से शरीर को ढीला छोड़ दे, वहीं पे विश्राम। एक लंबी गहरी सांस भरे, खाली कर दे। सांस चल रही है, जीवन चल रहा है। आदर और सम्मान के साथ सांस भरे और खाली करे। धीरे से राइट साइड करवट ले और अपनी जगह पर बैठ जाए। आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी, माथा सीधा। अभी हम क्या करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम सीखेंगे और करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जिनको नहीं आता है वो भी देख ले, जिनको आता है वो भी एक बार देख ले, शायद कुछ छूट जाता हो तो। रिलैक्स। अभी
ढीली मुट्ठी ऐसे कंधों के पास रखनी है, कूनियां शरीर के साथ रख, ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कूनियां शरीर के साथ, माथा सीधा, चेहरा सीधा। अभी क्या करना है, कोई भी प्राणायाम है ना खुली आंख से पहले तो होता नहीं है, आंखें बंद करनी पड़ती। तो आंखें कैसे बंद करनी है, एकदम प्यार से, एकदम हल्के से, दबाना नहीं है आई बॉल्स को, एकदम प्रसन्नता के साथ। जैसे आपने मूर्तियां देखी होगी मेडिटेशन पोस्चर में, भगवान की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की, महावीर की, उन भगवान की मूर्तियां, एकदम प्रसन्न चित्त से बैठना है। और ये मुट्ठी जो है वो ढीली रखी, एकदम टाइट दबाना नहीं। और एक कुनिया जो है वो शरीर के साथ आगे, हाँ, और शरीर सीधा। आराम से आप बैठ सकते हैं, आप पैर सीधे भी कर सकते हैं अगर आपको पलाथी लगाने में दिक्कत है तो, ठीक है। अभी क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सांस भरनी है, नाक से फोर्स से खींचनी है सांस को, पर बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं करना है कि गड़बड़ हो जाए। और जिनको ज्यादा तकलीफ है वो आराम से बैठ के सांस भरे और खाली करे। बाकी लोग अभी साथ में पहले सीख ले, फिर मैं बताता हूँ किसको नहीं करना। सांस भरनी है और छोड़ देनी है मध्यम फोर्स से। तो क्या करना है, जब सांस भरे तब हाथ को ऊपर लेना है ऐसे, अभी देख लो आप, और सांस छोड़े तब नीचे लाना है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आंखें बंद कर लेनी है, फिर 2-3 लंबी गहरी सांसें लेनी है, फिर भस्त्रिका प्राणायाम चालू करना है। तो मैं सीधा भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है वो दिखाता हूँ। सांस भरेंगे अभी और हाथ को ऊपर सीधा करेंगे, और सांस को पूरा नीचे लाते वक्त, हाथ को नीचे लाते वक्त सांस को भी फोर्स से खाली करेंगे, मध्यम फोर्स से। तो आपको क्या करना है, ऐसे पोजीशन ले लेना है, मैं यहाँ से बता दूंगा, ठीक है। आराम आराम से सांस भरनी है, खाली करनी, सांस भरनी है, खाली करनी। अभी किसको हाथ ऊंचा करने में दिक्कत आए तो उनको हाथ ऊंचा नहीं करना है, पर उनको क्या करना है, हाथ नीचे ही रख देने, घुटनों पे ऐसे खुली, अकेले हथेली आकाश की ओर खुली और नीचे रख देने। और क्या करना है उनको, अभी सुन लो, अभी कोई करे मत, अभी सिर्फ सुन ले आप लोग। अभी देखो, छोटी छोटी मिस्टेक का हमें ध्यान रखना है। ये हाथ ऊपर जाए तो खोल देने, ये हाथ ऊपर जाए तो खोल देने हैं, और पूरी सांस देता हूं। चेहरे पे प्रसन्नता रखनी है, फिर विश्राम। तो हथेलियां घुटनों पे रख देनी है, आंखें बंद ही रखते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का जो भी कुछ शरीर और मन पे असर होता है उसको देखना, ठीक है। अभी किसी को हाथ ऊंचा करने में दिक्कत आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो बैठे बैठे सिर्फ इतना इतना करना है, ठीक है। ओके, तो अभी भस्त्रिका प्राणायाम के 3 काउंट करेंगे, फिर थोड़ी देर ध्यान करेंगे। ओके, तो आज भस्त्रिका प्राणायाम हमने सीखा है, पहली बार कर रहे हैं। ये मेरी और आपकी बनाई हुई चीज नहीं है, पूरा वेल टेस्टेड टेक्निक कहा जा सकता है, पूरा हमारे पूर्वजों की दी हुई अमूल्य भेंट है कि ऐसे ऐसे प्राणायाम बना है कि तुरंत ही शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, मन शांत हो जाता है। तो करेंगे सभी लोग, आंखें बंद कर ले, ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कुनिया शरीर के साथ, धीरे धीरे करेंगे। जिनको हाथ ऊंचा नीचा करने में दिक्कत है वो नहीं करेंगे, और जो लोग कर भी रहे हैं वो मध्यम गति से ही करेंगे। बहुत ज्यादा जोर से कुछ भी, कोई भी योग ध्यान प्राणायाम की कोई भी चीज नहीं करनी। तो ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कुनिया शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा,
रीढ़ की हड्डी सीधी हो सके तो एक लंबी गहरी सांस भरे छोड़ दे। वापिस और एक बार एक लंबी गहरी सांस भरे खाली कर दे। अभी भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सांस भरेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे लाएंगे, सांस अंदर बाहर। चालू रखे, सांस बाहर, अंदर अंदर बाहर। आंखें बंद ही रखते हुए कंटिन्यू। सांस अंदर बाहर, हाथ ऊपर नीचे, सांस भरे छोड़े, विश्राम। हथेलियां घुटनों पे आकाश की ओर खुली। पूरा ध्यान शरीर के भीतर जो भी कुछ भस्त्रिका प्राणायाम से सांसों की लय पे, हृदय की गति पे, धड़कन पे, मन मस्तिष्क पे जो भी कुछ भीतर असर हो रहा है उसी पे ध्यान। प्राणायाम का जो भी कुछ शरीर और मन पे असर हो रहा है उसी पे ध्यान। दूसरे राउंड के लिए आंखें बंद ही रखते हुए वापस ढीली मुट्ठी कंधों के पास। वेरी गुड। दुनिया शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा। चेहरे पे बिल्कुल प्रसन्नता बनाए रखे। उत्साह और प्रसन्नता के साथ भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए हाथ ऊपर, सांस अंदर बाहर। चालू रखे, सांस अंदर बाहर। आंखें बंद ही रखते हुए चालू रखे। पूरी सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, विश्राम। आंखें बंद ही रखते हो, हथेलियां आसमान की ओर खुली, घुटनों पे। पूरा ध्यान भस्त्रिका प्राणायाम से जो भी कुछ शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है उसी पे ध्यान। तीसरे और आखिरी राउंड के लिए भस्त्रिका प्राणायाम के वापस पोजीशन ले। पूरे उत्साह और प्रसन्नता के साथ करेंगे। वापस ढीली मुट्ठी कंधों के पास, दुनिया शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा। पूरी प्रसन्नता बनाए रखे। सांस अंदर बाहर, कंटिन्यू। चालू रखे, अंदर बाहर, अंदर बाहर, विश्राम। आंखें बंद ही रखते हो, विश्राम। बिल्कुल आंखें बंद, शरीर स्थिर। प्राणायाम के बाद भी शरीर स्थिर, विश्राम। हाथ को नीचे रख दे, हथेलियां घुटनों पे आकाश की ओर खुली, आंखें बंद। शरीर के भीतर जो भी कुछ बदलाव आ रहा है, छोटा सा भी, जो भी कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है उसको अनुभव करने का प्रयास करे। बिल्कुल शरीर स्थिर। मन को पूरा केंद्रित करे शरीर के भीतर। प्राणायाम के असर को महसूस करे। पूरा शरीर शांत करे। सांसों की लय को भी शांत करते जाए। विश्राम। कुछ भी करना नहीं है इस वक्त, सिर्फ विश्राम। पूरा ध्यान शरीर के भीतर जो भी कुछ शक्ति का संचार हो रहा है, जो भी कुछ शरीर में परिवर्तन आ रहा है सूक्ष्म, उसी पे ध्यान। आंखें बंद करके सिर्फ बैठे रहे थोड़ी देर। आंखें खोलने की चेष्टा बिल्कुल ना करें, कभी विश्राम नहीं मिलेगा। सिर्फ बैठे, मन को पूरा विश्राम दे। शरीर के साथ साथ मन को भी ढीला छोड़े। शरीर ढीला छोड़ने से मन का विस्तार होता है। कुछ भी करना नहीं है, ना हमें सांस भरनी है ना छोड़नी है, सिर्फ विश्राम। बैठे रहे।
एक साधारण सांस भरे, आंखें बिल्कुल बंद, जैसे कुछ फूल की खुशबू ले रहे हो वैसे धीरे से सांस भरे और धीरे से खाली करे। वापिस एक लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ दे। सिर्फ विश्राम करे, शरीर स्थिर, शरीर बाती है तो मन ज्योति है। जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे, उन्हें आने दे। शरीर के भीतर सांस जा रही है अपने आप और बाहर आ रही है। पूरे शरीर के कण कण में प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा बह रही है। भीतर जा रही सांस शरीर को शक्ति दे रही है, बाहर जा रही सांस शरीर को विश्राम दे रही है। सिर्फ विश्राम करें कुछ पल के लिए, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ विश्राम। मन में जो भी उठते हैं उसे उठने दे, अच्छे बुरे जो भी है। जैसे आकाश है तो बादल मंडरा रहे हैं, बादलों की तरह अपने विचारों और भावनाओं को मंडराते रहने दे। हम विश्राम करेंगे सिर्फ। आकाश की भांति स्थिरता के साथ सिर्फ विश्राम करें। आप इस एक साधारण और छोड़ दे। धीरे से और एक लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ दे। धीरे से, जब भी मन और पर्याण के प्रति सजग होते हुए अपनी आंखें खोल तो बैठ सकते, आंखें बंद ही रखते हुए। विश्राम। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सिर्फ 2 हफ्ता मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से हमारे ब्रेन के अंदर का ग्रे मैटर बदल जाता है।
2 हफ्ता सिर्फ, सुबह 10 मिनट 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे सुबह 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट आंखें बंद करके बैठना है। देखो हमारी आंखें चालू, देखो रिकॉर्डिंग कांस्टेंट चालू है, हम अभी कुछ देख रहे हैं, हमारी इंद्रियां पूरा दिन रिकॉर्डिंग करती है। अभी आपके मोबाइल का कैमरा 24 घंटे चालू रहे तो क्या होगा? आपके मोबाइल का कैमरा 24 घंटे चालू रहे, वीडियो ऑन रहे तो क्या होगा? जो भी कुछ आप बोलोगे करोगे वो सब अंदर सेव होता ही रहेगा। तो हमारे दिमाग में रिकॉर्डिंग 24 घंटे चालू है, पैदा हुए तब से रिकॉर्डिंग चालू ही हो गया। जो भी देख रहे हैं वो पीछे रिकॉर्ड ही हो रहा है। काम का है नहीं काम का है वो तो भूल ही जाइए, पर रिकॉर्ड जरूर हो रहा है। तो क्या हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं वही बजेगा, फिर वही बाहर आएगा। हम क्या अंदर डाल रहे हैं वही देखना है। अच्छा भोजन करें, अच्छा मन में सोच रखे, संतोष के साथ जिए। देखो कोई भी प्रॉब्लम है ना मनुष्य जीवन के सामने बहुत छोटी है, कोई भी समस्या हो, और ऊपर वाला बहुत दयालु है। वो हमें पानी यहाँ तक आ जाएगा पर यहाँ से ऊपर नहीं आने देगा। यहाँ तक ऐसा लगेगा कि अब डूब ही जाऊंगा, पर यहाँ से ऊपर नहीं आने देगा। तो फेथ डिस्ट्रॉय ऑल रूल ऑफ नेचर एंड मिरेकल्स हैपन। तो जहाँ कहीं श्रद्धा होती है, संतोष होता है, वहां मिरेकल्स होते हैं। तो एक संतोष के साथ जीना है, ठीक है? ओके। आज अभी सेशन में किसी को कुछ डाउट है तो आप चैट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। तो हाँ गोशिया जी। हाँ जी सर। हाँ आज क्वेश्चन आंसर उनको बोल देना चैट में या आपको दे दे। जी सर, मैं क्वेश्चन आंसर जैसे मुझे आते हैं मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, तो प्लीज आप रिप्लाई कर दीजिएगा। जी जी ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके सेशंस जैसे कि आप भी देख ही रहे हैं चैट पे, सब लोग कितना तारीफ कर रहे हैं आपका बहुत सेशन। बहुत धन्यवाद। बस आप लोग अच्छे से बस ये चीज को, काफी सारे जो लोग अभी 1-2 दिन में जुड़े हैं या नए हैं, वो डिजिटल वेलनेस सेशन हमारे लिंक पे है ही, तो आप उन्हें देखें, रिफर करें, और उसमें से काफी सारी चीजें आपको नई नई जानने को भी मिलेंगी। तो गोशिया जी ऑलरेडी हर बार बताते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी पूछना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मैम आज हमारे साथ डॉक्टर कावेरी जी ज्वाइन हुई हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर कावेरी को कि प्लीज हमें ज्वाइन करें। मैम हाय डॉक्टर कावेरी, आप कैसे हैं? Hi, ma'am. I'm good. So lovely to have you again after quite some time. And Yeah, ma'am. this is the Same new here. batch Kaveri, which has started some 8 days back. So people have really been waiting for you because there are certain concerns. So thank you so much for My joining pleasure. us. My pleasure. कासिया, आप लीजिए questions. जी थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मैम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राखी जी की तरफ से, राखी राठौर जी। राखी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी राखी जी, प्लीज सवाल पूछिए। राखी जी प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए ना। हेलो जी हाँ बोलिए। हेलो हेलो ये राखी। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून, बोलिए। मैम आपसे हमें ये पूछना था कि मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है मार्च में ब्रेस्ट कैंसर का। उसमें अभी रेडिएशन अभी जस्ट खत्म हुई है 8 डेज पहले। उसके बाद डॉक्टर ने हमें कोई भी मतलब चेकिंग करने के लिए नहीं बताया, कोई सी भी जांच नहीं बताई कि कौन सी करनी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बिल्कुल ठीक हैं? नहीं, वैसे तो आपको चेकअप पे जाना ही पड़ेगा। उन्होंने यूजुअली रेडिएशन तो बुलाया नहीं, हूँ बोला कि 20 दिन बाद बस दवाई देंगे।
हाँ, तो 20 दिन के बाद शायद वो बुलाए हैं, इसलिए दवाई देंगे। यूजुअली रेडिएशन के 3 हफ्ता 1 महीना के बाद 1-1.5 महीने के बाद चेकअप पे जाना ही होता है, क्योंकि आपका ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद कुछ दवाई देना है या फिर आपका जो प्राइमरी ट्रीटिंग डॉक्टर है, सर्जन है, उसके जी। पास ही जाना पड़ेगा। वही आपका कितना रिस्पॉन्ड हुआ है नहीं हुआ है वो सब असेस करके और कोई दवाई चाहिए नहीं चाहिए वो देंगे। रेडिएशन के डॉक्टर के पास भले और कोई उनका फर्दर मैनेजमेंट उन लोग की तरफ से ना हो, इसलिए शायद उन्होंने इतना नहीं बताया होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट 1 महीना या फिर मैक्सिमम 1.5 महीना के भीतर रेडिएशन खत्म होते हुए आपको प्राइमरी सर्जन मतलब ट्रीटिंग डॉक्टर जो है उनके पास जाना है। वो एसेस करके बोलेंगे और फर्दर क्या ट्रीटमेंट चाहिए होगा, जाना तो पड़ेगा। शायद मिस हो गया उनको बोलने में, मैम और जाना मेरे पड़ेगा। दर्द रहता है जिस जगह ऑपरेशन हुआ है, तो एकदम से लगातार नहीं होता, कभी कभी होता है हाँ, फिर बंद हो कभी जाता है। थोड़ा खींचातानी जैसा हो सकता है, वो हाँ एक्चुअली सर्जरी का भी साइड इफेक्ट है। और ऊपर से जब रेडिएशन देते हैं वो जगह बहुत स्टिफ हो जाता है, हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो स्टिफ हो जाता है, तो खींचता है भीतर से भी बाहर से भी। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसे पिन प्रिक जैसा सेंसेशन हो सकता है। तो जैसे आपको अभी एक्सरसाइज सिखाए हैं वो सब जी करने से वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे टिश्यू, तो वो करना है। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच राकेश जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कमलेश शर्मा जी की तरफ से। कमलेश जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। कमलेश जी आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। मैम हम नेक्स्ट लेते हैं। मैम हमारे साथ दशरथ पारेख जी हैं। दशरथ पारेख जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी मैम। हाँ जी, डॉक्टर से आपका सवाल पूछिए। जी मैम, मेरे पेट में बहुत फुलावट हो रखी है। हाँ जी, पेट में बहुत फुलावट है, कुछ खाए भी करी गैस बनता है, वैसे पेट में रहता है मेरे। गैस बनता है आपका। हाल ही में कोई ट्रीटमेंट चला क्या कीमोथेरेपी जैसा, या फिर आगे चला था कीमोथेरेपी? मैडम 3 साल हो गए ऑपरेशन कराया था मेरे को। मुंह का अच्छा, उसके ऑपरेशन बाद कोई मुंह का ऑपरेशन कराया था। अच्छा मुंह तो का ऑपरेशन था, उसके मुंह भी बाद कम खुलता है मेरा। अच्छा, उसके इतना बाद आपको खुलता है। रेडिएशन मिला? रेडिएशन मिला? हाँ, रेडिएशन करा लिए। ये सब हो गया आपका, 3 साल हो गया, आप ठीक हो ना 3 साल से? हाँ, वैसे ठीक हूँ एकदम। अच्छा ठीक है। ये जो मुंह नहीं खुलता है उसका आपका जो सर्जरी है, अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा एरिया का, मुंह का कौन सा एरिया का सर्जरी है, लेकिन क्या होता है जब वो सूखता है तो आपको शायद ऑपरेशन के बाद ही बोला होगा कि आप मुंह खोलने का एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक अब बार करती जब हूँ वो मैं। एरिया सूख जाता, हाँ जब वो एरिया सूख जाता है तो जब हील हो जाता है तब वो स्टिफ हो जाता है। तो अगर वो माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं उसको अगर बरोबर नहीं करते और ऊपर से रेडिएशन देने के बाद और स्टिफ हो जाता है, तो लेकिन आपका एटलीस्ट खाने पीने के हालत मतलब लायक से आपका मुंह खुलता है जैसे आपने अभी दिखाया, तो वो इतना मेजर प्रॉब्लम शायद नहीं हो। आप फिर भी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखो। और आपका जो गैस का प्रॉब्लम है वो, क्योंकि आपका 3 साल ऑलरेडी हो चुका है, तो कैंसर के बीमारी के साथ गैस का कोई ऐसे रिलेशन नहीं होना चाहिए। गैस यूजुअली जैसे सबको हो सकता है, हमारे को भी हो सकता है, तो वैसा भी आपको भी शायद हुआ होगा। तो आप गैस का एक कोर्स खाना, नहीं लेकिन मैडम, 3 साल पेट में के फुलावट बाद ज्यादा आ गई। पेट में फुलावट ज्यादा हो गई। फिर आप एक काम करना, एक बार अल्ट्रासाउंड एक पेट का कर लेना। कभी कभी लीवर का भी कोई तकलीफ हो सकता है साथ में, या फिर लीवर ठीक है कि नहीं, गॉलब्लैडर ठीक है कि नहीं, वो सब भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुंह का कैंसर हुआ था बोल के और कहीं पे कुछ भी तकलीफ नहीं हो सकती, वैसा नहीं है ना। क्योंकि सिर्फ गैस होने से अलग बात है, लेकिन अगर फूला फूला जैसा लग रहा है, सूजन जैसा लग रहा है, भूख नहीं लगती, तो एक बार पेट का भी चेकिंग करना जरूरी है। तो कोई डॉक्टर के पास होवे, नहीं तो फिर कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके एटलीस्ट एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेना, तो एक प्रिलिमिनरी आइडिया मिल जाएगा कि सब बरोबर है कि नहीं। ठीक है, जी मैम, ठीक मैम। और आप गैस का कोर्स करो। गैस का कोर्स अगर नहीं कर लो तो गैस का एक कोर्स करो। थैंक यू दशरथ ओके, पारेख थैंक जी। यू, थैंक यू। मैम हमारे साथ मौमिता विश्वास जी हैं। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौमिता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। जी सवाल पूछिए। हेलो मैम। या हेलो। बोलिए।
है हाँ मैम। जी बोलिए। मेरा 2019 में ओवरी में ऑपरेशन हुआ था, एक बड़ा ट्यूमर था, उसको फेंक दिया काट के। तो उसके बाद 3 मंथ के बाद मेरा कैंसर हो गया। तो अभी टाटा में ट्रीटमेंट हो गया, 3 केमो लिया, तो उसके बाद ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यूएसजी और एएफपी करके भेजो। तो उसमें तो यूएसजी और एएफपी तो नॉर्मल रिपोर्ट है, और यूएसजी का रिपोर्ट है यूटेरस का वॉल में ना एक छोटा सा ट्यूमर है, थोड़ा छोटा गांठ है। हाँ, तो उसका क्या अभी का प्रॉब्लम क्या होगा कुछ? आपका जब ओवरी का ट्यूमर निकाला था तो यूट्रस का कोई वो नहीं था, उसमें नहीं कभी नहीं नहीं, कोई दो तकलीफ मेरा नहीं तो था ना? बच्चा तो अभी नहीं है, 2 ओवरी है। तो डॉक्टर ने रख दिया, एक लेफ्ट ओवरी में था, बड़ा ट्यूमर था 13x15 सेंटीमीटर, तो उसको काट के फेंक दिया। तो अभी ओवरी है, मगर बच्चा तो कोई नहीं है। मगर डॉक्टर ने तो ना टाटा से डॉक्टर आपका ने बोला, डॉक्टर ने आपका बोला एक, हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ, डॉक्टर ने क्या डॉक्टर ने बोला? बोला क्या 2 साल के बाद तुम बच्चा ले सकते हो, तो क्या उसमें कुछ फायदा होगा? मेरा तो कैंसर है, ट्रीटमेंट तो हो गया केमो लेने के बाद, अभी तो कुछ नहीं है, तो कुछ हाँ प्रॉब्लम ना, होगा क्या? जैसे डॉक्टर ने बोला 2 साल तक एक क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं कोई भी कैंसर के हाँ बाद, हाँ रेकरेंस का क्रिटिकल पीरियड 2 साल होते हैं। हाँ, आपका जितना मुझे समझ में आया, आपका एक ओवरी है अभी भी, राइट? ना दो दो ही ओवरी है, दो सिर्फ ट्यूमर ओवरी को है। निकाल के फेंक दिया? हाँ, अच्छा, सिर्फ ट्यूमर को ट्यूमर सिर्फ को। निकाल के, अच्छा ओके ओके, ठीक है। अभी आप यूटेरस में एक छोटा गांठ भी है, छोटा यूटेरस सा में हुआ गांठ, अभी। हाँ हाँ, हाँ जो छोटा सा छोटा सा 1 into 2 गांठ है, सेंटीमीटर। हाँ हाँ, छोटा सा गांठ है, वो कभी कभी कुछ ऐसे ही हम हाइपरप्लेशिया बोलते हैं, थोड़ा सूजन जैसे आ सकते हैं। बहुत सारा आपने कीमोथेरेपी आदि भी लिया ना, तो उसका भी हाँ कभी रिएक्शन हो सकता है, नहीं तो फिर छोटा सा कोई ट्यूमर भी हो सकता है। हाँ जरूरी नहीं है सब ट्यूमर ही कैंसर हो, छोटा सा हाँ। ट्यूमर भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपका ऑलरेडी एक हिस्ट्री है कैंसर का, तो वो जो हम्म छोटा सा गांठ हुआ है, हम्म। बेटर होगा कि उस गांठ का भी अगर जांच हो सके, छोटा सा कोई अच्छा। बायोप्सी हो या फिर कुछ भी हो, हाँ जस्ट मेंटली सेटिस्फाइड, या फिर एक पिक्चर के लिए बेटर होगा हाँ कि वो जो भी है, छोटा सा गांठ है, वो हाँ कुछ भी नहीं है, वो प्रूव करने के लिए भी एक जांच जरूरी होगी। हाँ, तो डॉक्टर ने फिर बोला कुछ नहीं है। टाटा के डॉक्टर ने डॉक्टर के बोला, साथ आपने बात हाँ किया? हाँ, बात किया, बोला डॉक्टर ने बोला सभी नॉर्मल है, कुछ नहीं है बोला। ठीक है, अगर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, क्योंकि उनको तो पता होगा रिपोर्ट देखने के बाद, फिर भी हाँ आप हाँ उस चीज को रेगुलरली थोड़ा चेकअप पे रखना। नेक्स्ट कभी हाँ। भी जब भी वो लोग बुलाएंगे, या फिर ऑन कॉल, या फिर हम्म टेलीकॉम से भी जब भी करेंगे, तो हम्म उनको हो सके तो फिर से एक बार वही अल्ट्रासाउंड रिपीट करके देखना कि वो ट्यूमर का साइज जो भी है, गांठ जो भी था, हम्म। वो सेम साइज ही है कि थोड़ा साइज बढ़ा है। अगर सेम साइज है तो शायद चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम्म। बढ़ता है तो फिर तुरंत डॉक्टर को बोलना जरूरी होगा। हाँ मैम, और एक बात है, मेरा 5 मंथ्स के बाद पीरियड्स हुआ था। जून मंथ्स को हाँ, एक बार हुआ था, जुलाई मंथ्स को 2 बार हुआ था, तो ऐसे कोई कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, इतना दिन के बाद ना, थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत दिन के बाद जब ये शुरू होता है पीरियड, तो थोड़ा हाँ इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता हाँ, है। इसमें ठीक है। इतना अभी चिंता करने की बात नहीं, थोड़ा दिन जाने दो, उसके बाद भी अगर रेगुलरली इरेगुलर होता रहे, तब भले हाँ डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करना। लेकिन स्टार्टिंग में एकदम रेगुलर नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है रेगुलर होने। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू ममिता जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इति मंडल जी की तरफ से है। इति जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्लीज सवाल पूछिए। हेलो। जी इति जी बोलिए इति जी। हेलो। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही, सवाल पूछिए। मैम वो मैंने जो मेरे रिपोर्ट भेजा था ना रूबी मैम को, गौसिया मैम, हाँ जी बोलिए। प्लीज प्लीज उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डॉक्टर को बताइए ना। अच्छा ठीक है, हम सेशन के बाद मैम से रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप अब अगर कुछ पर्सनली बोलना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ मैम। मैम हाँ मैम बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मेरा जो स्टोमा क्लोज ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद जो ब्लीडिंग हो रहा था,
उसके लिए मैंने डॉक्टर को दिखाया था कुछ दिन पहले कलकत्ता में। तो उन्होंने बोला कि जा, वो कैंसर का ऑपरेशन हुआ था रेक्टम में, वहाँ का कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। उस जगह थोड़ा छोटा होने की वजह से ब्लड आ रही है और जलन हो रही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी पेट की बाएं तरफ कुछ ऐसे टाइट जैसा हो गया है। डॉक्टर ने हाथ दे के बोला था कि सिस्टिक जैसा कुछ है, लेकिन उन्होंने एमआरआई करने के लिए बोला था मुझे। एमआरआई किया, रिपोर्ट भी आ गया। तो लिखा थे कुछ सॉलिड मास सिस्टिक जैसा कुछ लिखा है, मुझे ठीक से मालूम नहीं, मैंने इसलिए रूबी मैम को भेजा था रिपोर्ट। गौसिया वो स्क्रीन थोड़ा शेयर कर छोटा दीजिए था, 2 लेकिन सेकंड उनकी रिपोर्ट। जी मैम। डॉक्टर कावेरी एक बार देख पाएंगे, आप स्क्रीन शेयर करिए उनकी रिपोर्ट। जी मैम। इति जी आप कंटिन्यू करिए। हाँ मैम, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता मुझे, लेकिन पेट थोड़ा भारी भारी जैसा लगा है। और जब पॉटी होता है तो उसका थोड़ा प्रेशर रहता है। वो तो आपका रेक्टम उसके के लिए लिए कुछ ऑपरेशन, प्रॉब्लम क्या मैम? रेक्टम के लिए ऑपरेशन हुआ था क्या, या फिर सिर्फ रेडिएशन कीमो ऐसा चला था? ऑपरेशन हुआ था रेक्टम के लिए? हाँ मैम। ऑपरेशन हुआ था रेक्टम के लिए? हाँ मैम, ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन था हुआ ना? है, 1 हाँ साल हो तो मैम। हाँ, तो फिर स्टोमा भी हाँ क्लोजर हो मैम। गया ना अभी? आपका जो स्टोमा बनाया था कोलोस्टोमी का, वो भी बंद हो गया ना? हाँ मैम, फेब्रुअरी हाँ को हुआ है, 4 हाँ में तो हो ठीक है। गया। हाँ ठीक है, हाँ, तो जो स्टोमा डॉक्टर, क्लोजर का ऑपरेशन 4 में हो गया मैम। चलेगा चलेगा। जैसे आपके डॉक्टर ने बोला कि जो थोड़ा बहुत कभी कभार ब्लीडिंग होता है अभी भी, वो रास्ता छोटा हो जाने के लिए हुआ है, वो तो ठीक है। लेकिन जो आपका ऐसा थोड़ा पेट फूला जैसा लगता है, थोड़ा पानी पानी जैसा जमा हो गया है, वो देखना पड़ेगा। कभी कभी ऑपरेशन के लिए भी कुछ, मतलब एज अ पोस्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ऑपरेशन के लिए भी थोड़ा पानी जैसा जमा हो सकता है। लेकिन बिना रिपोर्ट देखे बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। एक बार मैं अगर रिपोर्ट देख पाऊँ तो मैं देख के आपको बता सकूंगी अच्छी तरह से इसके बारे में, ठीक है? यस मैम, शेयरिंग इन अ मिनट। Ma'am, is it visible? थोड़ा बड़ा करो गौसिया। नेक्स्ट पेज में जाइए, तो इस पेज में तो रेक्टम के बारे में नहीं है कुछ भी। Just a second. अच्छा आईटी, आपका वो रिपोर्ट तो देखा, आपके डॉक्टर को आपने वो रिपोर्ट दिखाई? हाँ मैम। आपके डॉक्टर को आपने ये रिपोर्ट दिखाई? आपके डॉक्टर को आपने ये रिपोर्ट दिखाई अभी तक? हेलो? हाँ मैम, you are audible. इति आईटी,
हेलो। इति या, आपने सॉरी हाँ जी मैम बोलिए। इति आपने ये रिपोर्ट अपने मैम डॉक्टर को नेटवर्क की दिखाई? प्रॉब्लम है, मुझे सुनाई नहीं आ रही है। आपने डॉक्टर मैम। को रिपोर्ट दिखाई क्या? रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई हाँ अपने? मैम। ओके, फिर अच्छा। उन्होंने क्या बोला? मैम रिपोर्ट टाटा भेजा था तो डॉक्टर ने बोला कुछ प्रॉब्लम है, अगर शायद हो सके तो टाटा में जाने के लिए बोला है। हाँ इसी यहाँ एक तो कुछ भीतर में आया तो है। हाँ तो अगर इस समय आपका मुंबई जाना पॉसिबल नहीं होगा तो आप लोकली डॉक्टर को भी हो सके तो दिखाओ, ठीक है। वहाँ पे एक गांठ जैसा ऐसा ट्यूमर जैसा कुछ एक निकला तो है, ठीक है, पेट के भीतर। तो टाटा जाना अभी फिलहाल अगर पॉसिबल हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन के कारण नहीं है तो लोकली डॉक्टर को दिखा के एटलीस्ट अगर कुछ गाइडेड बायोप्सी या फिर गाइडेड कुछ कर सकते हो, सीटी स्कैन गाइडेड बोलो या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड, एटलीस्ट पता चले कि वो क्या चीज का गांठ हुआ है। लेकिन जरूरी है वो जानना क्योंकि थोड़ा बड़ा है, जो भी है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आप किधर रहते हैं इति? गौसिया, हाँ जी मैम। आप इति को बाद में बताइए, अभी जी। आप इति जी मैं आपको बाद में कांटेक्ट करूंगी, ठीक है। आपका माइक म्यूट है इति जी। हाँ जी। हेलो जी। आप हाँ, कहाँ पे मैम। रहते हो इति? किधर रहते हो? मैम मैं कलकत्ता में, मेरा घर 3 घंटा लगता है। तो कैलकाटा में दिखा लो ना तब तक। सुदीप जी। मैम नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं आ रही है। सुदीप को बोलो बाद में इति से कांटेक्ट करने के लिए और कैलकाटा में दिखाने के लिए। अभी कैलकाटा में खुला है हॉस्पिटल, टाटा तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आप दूसरा क्वेश्चन लीजिए गौसिया, तब तक मैम भी वेट कर रही है। इति जी सुदीप जी आपको कांटेक्ट करेंगे। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरविंदर जी के तरफ से। हरविंदर जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो। प्लीज अपना हेलो। बोलिए। हाँ मेरे को ना हेड एंड नेक का कैंसर था पहले। तो उसके बाद मुझे लंग्स और लिवर में आ गया। अच्छा, और हेड एंड नेक में कौन सा पार्ट में था आपका? ये कान के पीछे, दांत से कान के पीछे सर्जरी हुई। 3 साल तक तो बिल्कुल ठीक रही मैं। उसके मुझे खांसी आई, 1.5 साल तक खांसी रही मुझे। उसके बाद 1.5 साल तक अभी खांसी है। लास्ट मेरे को जून में पता चला, मैंने टेस्ट करवाया तो कैंसर बताया लंग्स और लीवर का। तो उसके बाद जून में क्या था आपने? लास्ट ईयर का। अच्छा ओके। हाँ तो उसके बाद मुझे तो अभी तक कोई ट्रीटमेंट तो नहीं मिला एम्स से। उन्होंने वेट एंड वॉच में रखा है, वॉच एंड वेट में रखा हुआ है। तो मेरे को ना खांसी बहुत ज्यादा, खांसी के लिए कुछ बताइए। आपका पहले तो ये ड्राई खांसी है बिल्कुल। हाँ हाँ, लंग और लीवर का जो आपका हाँ मल्टीपल है, जो भी आपका, हाँ मल्टीपल जो भी आपका वो हुआ है, स्प्रेड हुआ है। तो क्योंकि शायद आपको सिर्फ कफ है ना, कफ के लिए यूजुअली आपका अभी आप रिसेंटली लंग का कुछ स्कैन शादी किए हो क्या? क्योंकि आपका जो बीमारी लंग में स्प्रेड हुआ है वो कितना एक्सटेंसिव है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक्सटेंसिव, अगर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो फिर खांसी का तो ड्राई कफ का जो है वो तो आपका ड्राई कफ कोई भी जो नॉर्मल हम लोग का ड्राई कफ के लिए होता है वो ले सकते हो। नहीं तो फिर थोड़ा हाई डोज का कफ होता है, हम लोग कोडेन बोलते हैं उसको। कोडेन? हाँ कोडेन सेंट्रल सप्रेशन होता है। ड्राई कफ अगर नॉर्मल वाला कफ सप्रेशन से नहीं कम हो रहा है तो कभी कभी कोडेन भी लग सकता है। हाँ कोडेन भी लग सकता है, लेकिन कोडेन के लिए आप फार्मेसी में ऐसे जाने से आपको कोडेन नहीं मिलेगा, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। लेकिन आप वो तो सिम्टोमेटिक हो गया, आपको कफ हो रहा है, कफ के लिए हो गया। लेकिन कफ इतना क्यों बढ़ रहा है उसके लिए
आप अगर नहीं बड़ा नहीं है तो सेम ही है, जैसे पहले था वैसे ही है मुझे। अच्छा 1 साल से वैसा ही है, कोई मतलब हाँ बढ़ हाँ नहीं हाँ रहा है, हाँ। फिर तो नहीं ठीक नहीं है। आप वैसे यूजुअली डॉक्टर के साथ कांटेक्ट पे हो? ये जो अभी भी नहीं, ऑब्जर्वेशन? अभी तो मैं गई थी, मेरे ख्याल फेब में गई थी, और उसके हाँ बाद मेरे को अप्रैल में बुलाया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, ये बीमारी आ अच्छा गई, ओके ओके। तो फिर मैं जा तो नहीं पाई। अभी फिर वो मना कर रहे हैं, एम्स है ना, मना कर रहे हैं आने के लिए। हाँ, तो अभी तो इस हालत में क्योंकि आपका कफ के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना रिस्क लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता। और मेरी बैक तो में फिलहाल पेन होती है, ऊपर ना जैसे चेस्ट के बिल्कुल बराबर में, नीचे नहीं बैक में पेन होती, बैक साइड में पेन होती, जैसे पीठ में पेन होती है, अच्छा, तो फिलहाल तो लेफ्ट आप साइड में। कफ, हाँ फिलहाल तो आप कफ के लिए क्योंकि अभी आपका कफ का नहीं बलगम नहीं आता मुझे, बलगम नहीं आता बिल्कुल भी, ड्राई खांसी है। हेलो, जो कि प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, वो अभी के लिए ले लो, लेकिन जब थोड़ा सिचुएशन अच्छा हो जाएगा तो लेकिन आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर आप एम्स नहीं आ सकते हो तो आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली, अच्छा दिल्ली हाँ में रहते हो, ठीक हाँ है। थोड़ा जी। जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो फिर आप एम्स में जाके इसको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज आप जैसे बोले ना आपको पीठ में भी दर्द हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता हाँ है इक्का दुक्का कहीं और भी निकले, और तब वैसा होने से कोई लो डोज कीमोथेरेपी या फिर कुछ वो लोग दे के रखे ताकि वो सब थोड़ा सप्रेस होके रखे, जो हाँ भी ठीक है दुक्का ठीक है। निकल जाए। ठीक है, हाँ फिलहाल के लिए हाँ, आप सिम्टोमेटिक कोडिन दे सकते हो, कोडिन, तो है ना? कोडिन से फर्क पड़ेगा? कोडेन एकदम हाई लेवल ऑफ कफ सप्रेसेंट है, बाकी किसी से अगर काम नहीं कर रहा है मिलेगी तो नहीं वहां से? हाँ आप कह रहे हो डॉक्टर केमिस्ट से मिल, वो बिना लिखे नहीं नहीं, डॉक्टर मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी बिना लिखे। तो फिर लोकल डॉक्टर लिखते तो मिल जाएगी तब भी? हाँ हाँ हाँ, कोई भी हाँ तो लोकल डॉक्टर से रजिस्टर, लिखवा लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। रजिस्टर मेडिकल हाँ प्रैक्टिशनर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और ठीक हो आप? थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप वैसे ही बड़ी स्वीट हो। थैंक यू बहुत रजिंदर स्वीट जी। हो आप। ओके मैम हमारे साथ नेक्स्ट है मनोरमा दीक्षित जी। मनोरमा दीक्षित जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। प्लीज सवाल पूछिए। हेलो, यस मैम, मैं कीर्ति दीक्षित बोल रही हूँ, मेरी मदर है मनोरमा दीक्षित। एक्चुअली 2018 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और 2018 दिसंबर में ऑपरेट करवा लिया था हमने, तो एक ब्रेस्ट रिमूव कर दिया था और उसके बाद 21 कीमोज लिखी थी, तो मार्च में लास्ट कीमो थी। अहमदाबाद का ट्रीटमेंट है सिविल हॉस्पिटल का, तो लास्ट कीमो जो है इस साल का मार्च, हेलो 2020 का मार्च है, 2018 में तो आपका दिसंबर में। हाँ तो मार्च कौन सा वाला मार्च? 2019 का मार्च, 2020 का मार्च? 2020 नहीं हाँ जी 2020 में लास्ट कीमो थी मार्च। चले तो जो लास्ट कीमो थी उसके लिए वहां नहीं जा पाए थे, तो हमारे पास ड्रग अवेलेबल था तो हमने वो यहीं करवा दी उज्जैन में। अब उसके बाद आगे की जो प्रोसेस पूरी होना थी, रेडिएशंस बीच में हो गए थे, मतलब 8 कीमो के बाद में रेडिएशंस हो गए थे। कीमो कंप्लीट हो गई, रेडिएशंस भी कंप्लीट हो गए, पर एक तो उसके आगे के जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए हम नहीं जा पाए लॉकडाउन के बाद। तो वो क्लियर नहीं है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अगर अभी नहीं जा पाते। माना क्या है कि ये कीमो रेडिएशन जो भी ट्रीटमेंट है वो खत्म होने के 3-4 महीने के बाद चेकअप पे बुलाते हैं, ठीक है? 3-4 महीने के बाद। और चेकअप जो होता है फिर वो लोग रूटीन कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ मार्कर्स देखते हैं, वैसे असेसमेंट करते रहते हैं। अगर आपकी मम्मी जी को फिलहाल कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ चेकअप ही करना है, तो ये थोड़ा दिन रुक सकते हैं, इतना इमरजेंसी नहीं है, बिकॉज आपका जो फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो तो खत्म हो गया। अभी जो भी कुछ, हाँ जी हाँ जो फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट वो तो खत्म हो गया, तो इसीलिए आपका अभी जो भी होगा वो चेकअप होगा। चेकअप में एक तो क्लिनिकली देखेंगे, वो तो आपको भी शायद पता होगा कि कुछ है नहीं, सब ठीक है, और थोड़ा बहुत वो लोग ब्लड टेस्ट में मार्कर्स देखते हैं। तो मार्कर्स के लिए इतना इस हालत में, क्योंकि लॉकडाउन के समय या फिर इस सिचुएशन में इतना जाके सिर्फ चेकअप करने की इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो थोड़ा सिचुएशन बेटर होने के बाद भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी मैम, एक्चुअली हाथ में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो जो ऑपरेट हुआ था वो वाले हाथ में तो प्रॉब्लम है ही, बाकी मम्मी को कीमो पोर्ट लगाया था,
तो जो सारी अच्छा। कीमोज दी थी कीमो पोर्ट से दी थी, लेकिन जो लास्ट कीमो हुई वो हैंड के थ्रू हुई। तो हाथ के अच्छा। थ्रू जो कीमो दी तो 7-8 दिन तो कोई इशू नहीं था, लेकिन 8 दिन के बाद उनको हाथ में पेन शुरू हुआ, मतलब क्या होता जिसमें है कीमो कि चली है। हाँ, तो कीमोथेरेपी तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे आप लोग को पता होता है। तो कीमोथेरेपी जो वेन से जाता है ना, तो वो वेन क्या बोलते हैं, सूजन जैसे हो जाता है, और बहुत दिन तक वो सूजन वेन में रहता है, और वेन का सूजन बहुत पेनफुल होता है। तो इसलिए उसके लिए पेन हो सकता है। तब एक ऑइंटमेंट है थ्रोम्बोफोब, अगर ऐसे सूजन जैसे आपको बाहर से भी अगर दिखता है इनकेस, तो थ्रोम्बोफोब लगा सकते हो, और नहीं तो फिर आज जैसे आप लोगों को एक्सरसाइज दिखाया, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से ये ऑपरेटेड वाला लगा साइड हुआ है तो कर सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन एकदम एग्रेसिव वाला एक्सरसाइज नहीं, लेकिन जितना आप कर सको बिना इसको तकलीफ देवे वैसा करो, नहीं तो स्टिफ हो जाएगा हैंड। स्टिफ होना भी एक अपना एक कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, जो ऑपरेट हुआ है वो राइट हैंड हुआ है, पोर्ट जो लगा है वो लेफ्ट हैंड पे लगा है, और कीमो भी जो लास्ट वाली गई है वो लेफ्ट हैंड के थ्रू गई है। थ्रोम्बोफोब तो लगा रहे हैं, थ्रोम्बोफोब तो लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन जैसे वो ऑपरेटेड वाला साइड में, तो ऑपरेटेड वाला साइड में तो वो फुल रेंज ऑफ मूवमेंट करे, एक्सरसाइज करे। ये वाला साइड में भी जितना हो सके थ्रोम्बोफोब लगावे, और जितना हो सके थोड़ा ये मूवमेंट माना, एटलीस्ट वेसल का थ्रू एंड थ्रू ब्लड का फ्लो के लिए ऐसे ऐसे करे, या फिर जो भी करे वैसा टाइप ऑफ एक्सरसाइज। भले ऊपर उठाने वाला एक्सरसाइज नहीं चाहिए, क्योंकि इस हाथ में बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ वेन का शायद इन्फेक्शन या फिर थोड़ा बहुत सूजन हुआ होगा, उसके लिए पेन है। तो वो पेन थोड़ा दिन रहता है, तो थोड़ा बहुत ऐसा करके थोड़ा ब्लड फ्लो का एक्सरसाइज जैसा आप कर सकते हो। जी मैम, तो मतलब उससे कुछ हैवी वाला एक्सरसाइज नहीं करना है ना? वैसे तो कर सकते हो, लेकिन हाँ, इतना हैवी नहीं करो। अगर बाई चांस डिस्लॉज हो जाता है फिर तो इसका और एक प्रॉब्लम होगा, और इस सिचुएशन में कुछ कर भी नहीं पाओगे, तो फिर इतना इसमें प्रेशर नहीं होगा। जी मैम, और मैम जो ऑपरेशन वाला पोर्शन है उस हैंड में भी बहुत पेन होता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज, उसका फिजियोथेरेपी मेन ट्रीटमेंट है। उसके लिए कल पूरा सेशन लिया था ना डॉक्टर रमा ने, आप थे उस सेशन में? जी मैडम, वो सेशन तो पूरा अटेंड किया था, इसीलिए जो मेन प्रॉब्लम था ना वो लेफ्ट हैंड वाला था, इसमें कीमो मतलब कीमो चढ़ा था। ऑल राइट, वो तो हो गया, अभी मैम ने जवाब दे दिया। एंड जो जिस तरफ प्रॉब्लम, या ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच मैम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सिंह जी की तरफ से। सीमा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। सीमा जी, हाँ जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, मेरा ऑपरेशन हुआ था कैंसर का। उससे पहले जो है हमें प्रॉब्लम थी, पीरियड्स मेरे बहुत इनरेगुलर आते थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका यूट्रस जो है वो निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब मैं यूट्रस के लिए गई चेकअप कराने, तो वहां मुझे गांठ महसूस होती थी, तो हमने वहां दिखाया तो कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो डॉक्टर बोली यूट्रस में नहीं, ब्रेस्ट में कैंसर डिटेक्ट। तो डॉक्टर बोली कि अब आपका वो पीछे हो गया, आप जाइए पहले कैंसर का मतलब इलाज कराइए, ये ज्यादा जरूरी है। तो हम टाटा में गए, वहाँ इलाज उलाज हुआ मेरा, तो सब सही था। फिर जब कीमो चढ़ा तो जैसे दूसरे कीमो के बाद बंद हो गया। वहां पे हमने ये चीज बताई कीमो से पहले, तो डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, उसमें कहीं कैंसर या कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो जब पीरियड आने बंद हो गए तो उसके लिए फिर कोई जैसे ऑपरेशन की बात तो खत्म हो गई। तो अब यही 3 जुलाई मतलब यही अभी चल रहा है, तो 3-4 तो मुझे कम ब्लीडिंग हुई, लेकिन फिर वही पहले की तरह 5-6-7 मतलब वही कमर में दर्द और हैवी ब्लीडिंग। तो उसी के लिए हमें आपसे मतलब पूछना था कि क्या फिर उस ऑपरेशन के लिए हम मतलब क्या करें? टाटा में तो हम जा नहीं पा रहे हैं। नहीं, आपका कीमो कभी खत्म हुआ? कीमो मेरा हाँ, ऑपरेशन मेरा हुआ था जनवरी में, 12 जनवरी को 2017 में, और तब लास्ट 17 में हुआ। उसके बाद फिर कीमो मेरा चला है 2018 अप्रैल में खत्म हुआ है।
18 अप्रैल में, और उसके बाद से आपको पीरियड बंद नहीं था क्या? 26 नहीं, उसके बाद जब मेरा दूसरा कीमो चढ़ा 7 मार्च को 2017 में ऑपरेशन के बाद, तो मेरा ब्लीडिंग और सब कुछ बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद से फिर पीरियड आने बंद हो गए, और फिर 26/4/18 को मेरा लास्ट कीमो था, तब से अभी तक बंद था। अच्छा, आपका एज कितना होगा? 48 मैम। 48। अच्छा, नहीं, ये जो आपको फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हुआ, वो आप एक बार गायनिकोलॉजिकल, जो भी आप अपना लोकल गायनिक को दिखाते थे, एक बार दिखा देना, ठीक है? कभी कभी वो हार्मोनल चेंजेस के लिए भी आपका पीरियड बंद हो सकता है, या फिर कीमो के जो भी सारा बॉडी में उसका इफेक्ट होता है ना, हार्मोनल लेवल पे भी इफेक्ट होता है, तो उसके लिए भी आपका ब्लीडिंग बंद हो सकता है। लेकिन इतना दिन बंद होने के बाद फिर से चालू होना आप बिना दिखाए छोड़ नहीं सकते हो। आप गायनेक को दिखाओ, इसके लिए कैंसर डॉक्टर फिलहाल जरूरी नहीं है, आप गायनेक को दिखाओ। वो नॉर्मल वाला जो हम लोग रिसिट्रेट न्यूट्रिएंट ब्लीडिंग बोलते हैं कि जब पोस्ट मेनोपोजल या फिर मेनोपोजल वाला एरिया में, पोस्ट मेनोपोजल वाला पीरियड में कभी कभी हो सकता है। लेकिन इतना दिन बंद होने के बाद फिर से ब्लीडिंग को आप एक चेकअप तो बनता है, तो आप गायनेक को दिखाओ। उसके लिए कैंसर के डॉक्टर भी जरूरी नहीं है, गायनेक को दिखाओ। वो क्या बोलते हैं देखो, अगर यूट्रस में कोई गांठ आदि नहीं मिलता है, कोई भी कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ ब्लीडिंग है, तो वो लोग को डिसाइड करने दो कि 1-2 महीना वेट एंड वॉच करके देखेंगे या फिर ऑपरेट करेंगे। क्योंकि आपका तो अभी 2 साल हो गया आराम से कैंसर का, तो जी, उसका 2 साल। इतना, जी, ऑपरेशन को तो 2 मैम साल 3 साल हो गए। नहीं, मतलब ट्रीटमेंट खत्म होते हुए आपको 2 साल हो गए। हम लोग ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद ही पकड़ते हैं टाइम को, तो आपका सारा ट्रीटमेंट खत्म होते हुए 2 साल हो गया। हमारे लिए 2 साल क्रिटिकल पीरियड होता है यूजुअली, तो इसके लिए आप गायने के डॉक्टर को दिखाओ। कैंसर के लाइन पे नहीं सोचो, लेकिन बहुत दिन के बाद हुआ है तो उसको थोड़ा क्रिटिकली देखना पड़ेगा। जी मैम, ठीक है। तो मैम, और मुझे एक चीज और, जैसे ये मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो क्या इस टाइम हम योगा या ये सब चीजें कर सकते हैं या नहीं? आपके ऊपर है, मतलब ज्यादा होने से ब्लीडिंग ज्यादा होगा ना, ज्यादा अगर आप बॉडी मूवमेंट करोगे, या फिर पेट का भी एक्सरसाइज होता है ना योगा में, मसल्स का एक्सरसाइज होता है, तो ये दर्द और ब्लीडिंग थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो बेटर है अगर थोड़ा आप इन दिनों थोड़ा रेस्ट दे अपनी बॉडी को। जी, ठीक है मैम, एग्रेसिव नहीं करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सीमा सिंह जी। मैम, हमारे साथ BS भरतपुर जी हैं। सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। प्लीज सवाल पूछिए अपना। मैम नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा क्या है, मेरा ब्रेस्ट कैंसर था मैम, लेकिन क्या है, मेरा ऑपरेशन हो गया उसका अगस्त को 19 को। तो उसके बाद मेरा कीमो चढ़ी थी, पहले कीमो चढ़ी थी 6, तो उसमें क्या है 6 कीमो में मेरा टाइम चला गया, फर्स्ट कीमो में ही चला गया मेरा टाइम। अब मेरा टाइम भी नहीं है, उस दिन से टाइम से हुई नहीं है बिल्कुल भी। और अब भी मेरी कीमो चढ़ रही है मैम, और कीमो चढ़ते तो मेरी कमर में दर्द होता है एकदम ऐसे। अब 10 दिन बाद कीमो चढ़ने के बाद और कमर में ऐसा लगता है कोई खून रुक रहा है मेरा। और टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा वो CT स्कैन वगैरह सारी क्लियर आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैम मुझे क्या करना है? कीमो के बाद थोड़ा पीठ पे दर्द होता है, मतलब कमर के पीछे दर्द होता है। हाँ, 8-10 दिन बाद हो सकता है चावल खाने से, मैंने चावल खाए उससे ऐसा लगता है कि कहीं खून रुक गया है और झटका दे रहा है, जो दर्द होता है बहुत कमर में, रीढ़ की हड्डी में। अच्छा, और आपका लास्ट कीमो कभी चला बोले आपने? कीमो लास्ट आपने कभी लिया? मेरी अभी 8 पहले कीमो हुई है, 9 दिन पहले, 10 दिन पहले। अच्छा, 9 दिन 10 दिन, तब तो थोड़ा कीमो का इफेक्ट होता है, सारा बॉडी पे सिस्टम में इफेक्ट होता है ना, सारा सिस्टम पे इफेक्ट होता है, बॉडी के हार्मोनल सिस्टम पे भी इफेक्ट होता है। ये सब हमारा जो भी आपका पीरियड का लो या फिर जो भी हो, जिसके कारण हमारा कमर का दर्द आदि होता है पीरियड रिलेटेड, आपको भले पीरियड ना होते हुए हो सकता है, लेकिन आपको ये हार्मोनल चेंज के कारण वो सब में इफेक्ट होता है। तो इतना, अभी तो आपका 10 दिन हुआ है ना कीमो का, तो उसका कीमो का साइड इफेक्ट हो सकता है। आपका स्कैन आदि, इमेजिंग आदि में अगर सब नॉर्मल है तो इतना चिंता करने की बात नहीं है। आप सिम्टोमेटिक कुछ भी ट्रीटमेंट ले सकते हो, थोड़ा दर्द है तो दर्द का दवाई वैसा ले सकते हो, कोई चिंता करने की बात नहीं। मैम मेरे तो गर्दन पे गांठ हो गई थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब कीमो उसकी चल रही है इस समय। अब उसमें थोड़ा फर्क है, गर्दन पे गांठ बीच में कोई
गर्दन पे साइड गर्दन? पे इधर गांठ हो गई थी कान के नीचे। तो उसका जांच किया आपने? उसमें क्या आया जांच में? गांठ थी, गांठ का कैंसर कोई वाली जांच किया? गांठ बताई थी। हाँ, गांठ थी गांठ में कैंसर कोई वाली। जांच किया? अच्छा, कैंसर वाली गांठ थी। आपका पहला वाला जी प्रॉब्लम आपका ब्रेस्ट का था, अभी गांठ गले में ब्रेस्ट भी का था। कैंसर वाली। हाँ, अभी गांठ गले में भी कैंसर का ही निकला है ना? जी अच्छा, ओके 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 ओके, जी। ठीक है समझ गए। ठीक है, आप ये दवाई शुरू मतलब कंटिन्यू करो, क्योंकि ये ब्रेस्ट का ही एक पार्ट है। गांठ जो निकला है ना कान के पीछे, वो ब्रेस्ट का ही एक मेटास्टेसिस होगा। तो जो भी हो, जो भी दवाई चालू है वो करो। ये कमर का दर्द अगर इमेजिंग आदि में CT MRI में नॉर्मल आया है तो वो कीमो के लिए भी हो सकता है, इसके लिए इतना चिंता नहीं करो। लेकिन बाकी तो जैसा दवाई चालू है आपका कीमो, वो कंटिन्यू करो। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अक्षत जी की तरफ से। अक्षत जी प्लीज, अक्षत रंजन जी अपना माइक अनम्यूट करिए। अक्षत रंजन जी। हेलो। हाँ जी, प्लीज सवाल पूछिए। हाँ, हेलो मैम। हाँ जी, सुन रही हूँ, बोलिए। आप बोल रहे हैं ना कि हमको ब्रेस्ट कैंसर था, तो मेरा कीमो 12 कीमो हो चुका है मुंबई में ही। उसके बाद हमको 3 महीने का मेडिसिन देके डॉक्टर भेजे हैं। मेरा कमर के रीढ़ की हड्डी में भी कुछ प्रॉब्लम था, तो जो ड्रीला चल रहा है मेरा हर महीने। हर महीने आपका क्या चल रहा है? कीमो? जो ड्रीला हड्डी का जो है। अच्छा, हाँ समझ गए। हाँ। और मेमोफेन कीमो का टेबलेट, कैल्शियम और दर्द का, ये सब चल रहा है मैम। तो फिर क्या है कि 25 नवंबर से पीरियड मेरा रुक गया था, कीमो चालू हुआ था। तो उसके बाद हम मई में आए हैं, 23 मई को हम पीरियड आए। थोड़ा ज्यादा ब्लीडिंग हुआ, लेकिन 6-7 दिन रहे, और उसके बाद फिर हम 23 जून को हम पीरियड नहीं आए। देखिए, कीमो जब लेते रहते हैं ना, तो फिर थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी हो सकता है। ठीक है, सारा सिस्टम पे अफेक्ट करता है ना। तो कीमो में ये साइड इफेक्ट है कीमो का कि आपका पीरियड भी इरेगुलर हो सकता है। तो आप ये अगर एक्सपेक्ट करते हो कि रेगुलरली आवे, क्योंकि बीच में आपका ऑलमोस्ट 6 महीना बंद हो गया था, उसके बाद जब आपका आया तो थोड़ा हैवी आया। तो अभी मे बी मंथली आपका ना भी आ सके, क्योंकि आपका अभी भी फिलहाल कीमो चालू है कि नहीं? तो इसीलिए थोड़ा इरेगुलर हो सकता है। तो उसके लिए इतना चिंता करने की बात नहीं है। आप देखते रहो, 2-3 महीना में भी आ सकता है पीरियड। हाँ, तो वो इस महीने नहीं आया था, इसी के लिए हमको पूछना था। ठीक है, इतना चिंता नहीं करो। और वो जो ड्रीला, तो अभी वहाँ तो 3 महीने के लिए लिख के भेजे थे, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ IGMS में अविनाश कुमार पांडे से ही दिखा रहे हैं। तो यही वाला कीमो को बढ़ाते जा रहे हैं कि जब तक मुंबई नहीं जाओगी तो इसी को लेते रहो, और यही टैबलेट रेगुलर करते रहो। हाँ, बरोबर ये कंटिन्यू करते रहो। बिकॉज आपका तो शायद हड्डी में भी, आपका भी हड्डी में दर्द होता है क्या? पीठ के हड्डी में? हाँ, रीढ़ के हड्डी में एक जगह बीच में एकदम हल्का टच भी होता है, तो वहाँ दर्द होता है। इसी के वजह से मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, माने कि इसी के लिए बोले डॉक्टर कि नहीं, पहले बोन वाला क्लियर होगा तो फिर ब्रेस्ट का देखें। तो आप वो सब जब तक मुंबई नहीं जा पाओ तो यही दवाई आप कंटिन्यू कर दो, ठीक है? यस, थैंक यू मैम। थैंक यू अक्षत जी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for joining us today. And thank you so much, Kaveri, to take out this time. I can see you are in the hospital. Extremely grateful. Thank you so much. Thank you. Thank you so much all the participants कि आज आप सब हमें ज्वाइन किए। मुझे पता है आपके बहुत सारे लोगों के सवाल हैं जो हम नहीं ले पाए समय की सीमा की वजह से। तो मैं बस ये कहूँगी कि प्लीज़ आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे भेज दें।
एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं डॉक्टर से आपके सवाल फॉरवर्ड करके आपको जवाब मांग ले सकूं। जैसे कि आप देख रहे ही डॉक्टर हॉस्पिटल में थी एंड हम उनको ज़्यादा समय तक के लिए ऑनलाइन सेशन में रोक नहीं सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आगे और भी हमारे डॉक्टर्स ज्वाइन करें हमें, हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही डॉक्टर्स ज्वाइन करते हैं कि आपके जो लोगों के बचे हुए सवाल है वो भी हम अटेंड करने की कोशिश करेंगे। प्लीज जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी आपको सिखाया जा रहा है ध्यान से सुनिए, समझिए क्यों करना है, क्वेश्चन पूछिए और अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए और याद रखिए कि आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।